तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंजी एक पनिशमेंट टेस्ट देने के लिए ड्रैगन पूल के अंदर छलांग लगाता है, जहाँ पर उसे अरे फॉर्मेशन को पार करते हुए बाहर निकलना है। अरे फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसके सामने उसका इवल सेल्फ आता है। तो इवल सेल्फ के साथ फाइट करने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो एक टाइगर केव के अंदर अपनी आंखें ओपन करता है। उसके बाद आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। वो कहता है लगता है कि जहाँ पर इस केव के अंदर कुछ मिल सकता है। वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो उसे वहाँ पर आजारी होती है। वो कहता है यहाँ पर क्या है। वो वहाँ पर अटैक करता है तो उसके अटैक करने की वजह से पत्थर टूटता है और उसके नीचे से एक जड़ी बूटी निकलती है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है ये तो 9 ऑरिफिस अजूरे रूट है। शुंजी कहता है तो इसका मतलब ये तो वाकई में सच है कि इस केव के अंदर काफी सारी हिडन मिस्ट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक लेवल 6 की होली हर्ब मिली है। ये जड़ी बूटी एक लेवल 6 की जड़ी बूटी है। तो कहता है मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर इस ड्रैगन पूल के टेस्ट को पास करके बाहर निकलते हैं उन लोगों की कल्टीवेशन डबल स्पीड के साथ बढ़ती होगी, क्योंकि उन्हें यहाँ से काफी कुछ मिलता होगा। यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर रहकर कल्टीवेट करता हूँ तो मेरी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो उस जड़ी बूटी को तो उखाड़ लेता है और साथ ही कहता है कुछ लोग हैं बाहर जो काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे मेरे गायब होने की वजह से, इसलिए मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा। वो कहता है जिन सॉन्ग मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। बाहर आने के बाद तुम्हारे साथ मैं अपने स्कोर्स को सेटल करूंगा। तो एल्डर सेल्सियो अभी भी उस ड्रैगन केव के नहाने के ऊपर ही खड़े होते हैं। वो इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं लड़के को इस ड्रैगन पूल के अंदर जंप लगा हुआ पूरे 3 घंटे हो गए हैं और मैं अभी तक उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ हरकत महसूस हो रही है। पानी के अंदर काफी सारी एजिटेशन हो रही है। लगता है कि वो लड़का बाहर आने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा शुंजी अपने एक ही पंख के साथ उड़ता हुआ बाहर निकल आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो 3 ही घंटे में ड्रैगन पूल के अंदर से बाहर आ गया है। मास्टर सेल्सियो सोच रहे होते हैं पता नहीं मास्टर जैंग जैंग को ये वाला डिसेबल कहाँ से मिला है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो शुंजी बाहर निकलने के बाद से कहता है मास्टर सेल्सियो अब जबकि मैंने ड्रैगन पूल के पनिशमेंट टेस्ट को पास कर लिया है तो इसका मतलब ये है मेरी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है और आप डील के मुताबिक आप बाकी के सारे मसलों को संभालेंगे। मास्टर सेल्सियो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जैसा कि हमने तुम्हारे साथ प्रीवियस डील की थी हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक रिंग में जो कुछ भी हुआ था हम उस सबको संभाल लेंगे। तुमने अपनी पनिशमेंट को पूरा कर दिया है। तुम्हारा शुंजी वहाँ से वापस अपने घर आता है। जब वो अपने क्लाउड मैंशन में वापस आता है ट्रेन भागती हुई आती है और उसके साथ चिपका रोना शुरू कर देती है और कहती है बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तुम इतने दिनों के बाद क्यों आ रहे हो। ये उसे कहता है तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, अब मैं वापस आ गया हूँ ना। रोते हुए उसे कहती है मैंने सुना था कि तुम एक बड़े से एक्सप्लोजन में मर गए, तुम रिंग के अंदर फाइट कर रहे थे, वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसी धमाके में तुम मर गए और तुम कभी वापस नहीं आओगे कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो और मुझे यहाँ पर इस तुम्हारे जिंदा होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से मैं रो रही हूँ। फिर से उसके साथ ही लगकर रोना शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे कहती है क्लाउड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत ना रहे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। शुंजी उसे कहता है हाँ ठीक है क्यों नहीं। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी पिछली लाइफ में शुंजी सोच रहा था यहाँ पर मेरी रीबर्थ की वजह से बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, मुझे यहाँ पर हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। शुंजी उसे कहता है चलो फिर ठीक है, कल से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। वैक्सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। शुंजी बाहर बैठा था और उसके सामने लोरेन खड़ी होती है। लोरेन उसे कहती है जैसा कि तुमने मुझे कहा था तुम्हारे तरीके के मुताबिक मैंने बिल्कुल वैसे कल्टीवेट किया है और मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर मटेरियलाइज कर सकती हूँ। वो उसे कहती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। साथ ही अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करती है जो कि एक 9 स्टार लोटस होता है। जाओ उसकी मार्शल सोल को देखते ही कहता है ये तो एक लेवल 1 का 9 स्टार वाटर लिली है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो उससे आगे से बुरा सा मुंह बनाकर उसे कहती है ये तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की मार्शल सोल है, मुझे लगा था कि ये हायर लेवल की मार्शल सोल होगी। शुंजी उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लेवल 1 की मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मेरे पास भी तो लेवल 1 की मार्शल सोल है, तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है और कहती है नहीं नहीं ब्रदर ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। शुंजी उसे कहता है यहाँ पर हमें अभी तक सिर्फ एक ही बात पता है कि अगर हमारी मार्शल सोल जो कल्टीवेशन वाली सोल है उसका लेवल हायर होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन हाई होगी और हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है कि स्किल्स और आपके पास जो मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन टेक्निक्स होती है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मार्शल सोल का लेवल 1 का होना यानी यूजलेस होना कोई भी मायने नहीं रखता। और अगर मैं यहाँ पर तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास जो 9 स्टार वाटर लिली है ये बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल है, ये कोई आम सी मार्शल सोल नहीं है, हालांकि इसका लेवल लो है लेकिन ये मेरी मार्शल सोल की तरह स्पेशल मार्शल सोल है, इसको हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड मार्शल सोल कहते हैं। वो उसे कहती है अब इस बात का क्या मतलब होता है। शुंजी उसे कहता है तुम्हें एक दिन जरूर पता चलेगा, ये वाली मार्शल सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है और वक्त के साथ साथ ये लेवल अप होती है। अपने पास से एक ह्यूमन लेवल के स्किल की बुक निकालता है और उसे कहता है ये तुम्हारे लिए है क्योंकि मेरे पास एक बुक है जिसे मैं मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वाटर लिली के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, तुम इसे मास्टर करो। तो वो उस बुक को देखती है और उसे कहती है ये क्या, इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि इस बुक को एक बहुत
बहुत ही फेमस एम्परर ने लिखा था, जिसका नाम किंग लियान एम्परर था। वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि उसके पास भी इसी तरह की एक मार्शल सोल थी, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड मार्शल सोल थी। जुनजी उसे कहता है उस एम्परर के पास जो मार्शल आर्ट्स के स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा स्पेशल थे, वो तुम्हारी मार्शल सोल्स के साथ मिलते जुलते थे, इसी वजह से ये वाली बुक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। तुम इस बुक के ऊपर लिखे हुए सारे मेथड्स को अप्लाई करोगी तो बहुत ही जल्दी तुम अपनी मार्शल सोल को भी लेवल अप कर पाओगी। तो वो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर साथ ही वो उसके गाल पे किस करती है और कहती है क्लाउड मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर अपनी बुक को लेकर एक छोटी बच्ची की तरह खुश होकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागती हुई जा रही होती है अपने ध्यान के, वहाँ पर सीधी जाकर मास्टर के साथ टकरा जाती है। मास्टर स्नो काइजर वहाँ पर आते हैं, यानी कि स्नो के दादाजी वहाँ पर आते हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो दादाजी उसे कहते हैं बेटा क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो रेंज जब नीचे गिरती है वो कहती है नीचे गिरने की वजह से मेरा बम 2 टुकड़ों में टूट गया है। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं मुझे क्या तुम दिखा सकती हो किसी के बम का एक टुकड़ा हो, सभी के 2 ही होते हैं। तो दादाजी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागती हुई जाकर जुंजी के पीछे छुप जाती है और कहती है जुंजी ब्रो दद्दू तो बहुत ज्यादा डरावना है, पता नहीं वो कौन है। जुंजी से कहता है बड़ों के साथ इस तरह बात नहीं करते, तुम्हें एल्डर के साथ रूडली बात नहीं करनी चाहिए। फिर साथ ही वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो काइजर स्नो से कहते हैं मैंने तुम्हारी उस चैलेंज रिंग के बारे में सुना, मैंने सुना कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद अब तुम वापस आए हो। मैंने सुना कि तुम वापस आ गए तो मैं जल्दी से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। मैंने ये भी सुना था कि वॉली टाई तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हें पनिशमेंट देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आकर देखकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हें ये गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। जाओ उन सारे गिफ्ट्स को देखकर कहता है ये तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, क्या ये सारे मेरे लिए हैं। तो वो से कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। उनसे कहता है मिस्टर स्नो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कुछ और बात भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ गिफ्ट्स मुझे इसलिए तो नहीं दे रहे। वो उसे कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और बात भी करने के लिए आया हूँ। अक्सर में मैं यहाँ पर अपनी स्नो की तरफ से तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पर पूरी बात करने लगती है। उसी वक्त स्नो गुस्से के साथ पीछे से आती है और अपने दादाजी को खींचकर वहाँ से ले जाती है और कहती है चले मेरे साथ वापस आए, आपको यहाँ पर ये बात करने की जरूरत नहीं है। जुंजी से कहता है फ्रो स्नो जरा रुको मेरी बात सुनो, मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ली फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर दोगी, ये बताओ कि क्या तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। तो वहाँ पर शर्माते हुए से कहती है क्या तुम बस यही जानना चाहते हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कैसी हूँ। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। स्नो चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ से बाहर की तरफ चल देती है, जबकि हमारा जुंजी सोच रहा था इसे क्या हुआ, इसे गुस्सा क्यों आ गया है। हमारे दादाजी उसको गुस्से में देखकर जुंजी से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ली फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ली फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा, जाओ जाकर मेरी पोती को हुश करो, अगर वो हुश हो गई तो फिर मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से भागता हुआ जाता है और स्नो से कहता है मेरी स्नो जरा यहीं पर रुक जाओ। अभी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जुंजी से कहता है स्नो प्लीज गुस्सा मत हो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है नहीं मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारा जुंजी उसकी फ्लैट चेस्ट की तरफ देखता है और उसे कहता है तो इसका मतलब तूने मेरे मशवरे के ऊपर अमल किया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर फेक अपीयरेंस नहीं बनानी चाहिए, तो तुमने लगता है मेरे मशवरे के ऊपर अमल किया है और तुमने अपनी चेस्ट को फ्लैट ही रखा है, ये भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बात सुनते ही स्नो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा आने के बाद वो एक जबरदस्त पंच मारती है और कहती है तुम यहाँ पर मेरे चेस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। इसे मार खाने के बाद दादाजी अंदर आकर बैठ जाते हैं। जुंजी उनसे पूछता है तो ग्रैंडपा उसे सारी बात बताते हैं। वो उसे कहते हैं उन्होंने मुझसे ली फैमिली के बारे में पूछा था और मैंने भी उसे ली फैमिली के बारे में काफी कुछ बताया था। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें ली फैमिली के बारे में आगे आकर कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसके पास अपनी एक रीजन है ताकि वो तुम्हें ये सब कुछ ना बताए। ली फैमिली का पास्ट इसके डैड के साथ जुड़ा हुआ है। ली फैमिली के कोलैप्स होने के बाद ही फ्रोस्ट के जो फादर थे वो उसकी मिस ली को ढूंढने के लिए चले गए जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। इसके बाद से हमें स्नो के फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर चले गए, हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। हमारा जुंजी उनसे कहता है ग्रैंडपा मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा और उसका एक्सपीरियंस एक जैसा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़कर चले गए जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। ग्रैंडपा उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से अगर तुम्हें दुख हुआ हो तो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में जानना चाहते हो कि ली फैमिली का कातिल कौन था, कि ली फैमिली के इरेडिकेशन के पीछे कौन बंदा था। ग्रैंडपा उसे कहते हैं उस वक्त ली फैमिली का इस पूरी डायनेस्टी में कोई भी दुश्मन नहीं था डायनेस्टी में, लेकिन मेरे बेटे ने एक बार मुझसे कहा था ली फैमिली का जो मास्टर है उसने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद शेनलॉन्ग का अलायंस था। मुझे लगता है कि शायद उसका नाम शेनलॉन्ग अलायंस ही था। शेनलॉन्ग अलायंस के बारे में ये कहा जाता है कि हालांकि शेनलॉन्ग अलायंस ने अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लो रखा हुआ था, लेकिन उस अलायंस के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मेंबर्स हीरोज थे। लोगों का मकसद यही था कि वो अपनी क्लाउड डायनेस्टी को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन उन लोगों की जितने भी इंटरेस्ट थी वो सारी की सारी न्यू पावर के खिलाफ थी क्योंकि न्यू पावर वालों का मकसद कुछ और था। इसी वजह से वो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। हमारा शाह उनसे कहता है मुझे न्यू पावर के बारे में पता है कि न्यू पावर को स्टार सेक्टर वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उससे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, एंशियंट स्टार सेक्टर वाले भी सब में शामिल हैं। पूरी की पूरी क्लाउड डायनेस्टी में कोई ऐसी पावर है जो कि ली मैंशन को बर्बाद कर सकती है, ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो सिर्फ न्यू पावर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ड्रीम फैमिली ही न्यू पावर की पिलर
पिलर है। न्यू पावर सारी की सारी इस ड्रीम फैमिली से निकली है और ड्रीम फैमिली वाले इसका पिलर हैं। तो युनजी उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर अपनी सोच में गुम हो जाता है। ग्रैंडपा उसे कहती है काफी साल गुजर चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। युनजी उनसे कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये सब कुछ याद दिलाने के लिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा है। जाने से पहले हमारा युनजी उनसे कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आप इतने सारे तोहफे लेकर यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं आपका वो मकसद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक वाइफ है लेकिन फिलहाल वो मेरे पास नहीं है। अपनी वाइफ से बहुत सा प्यार करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कौन सा यहाँ पर तुम्हारे मसले में इंटरफियर करने वाला हूँ, बहुत सा बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम बच्चों को इस मसले को आपस में सुलझाना होगा। स्नो भी दीवार के पीछे छुपकर ये सारी बात सुन रही होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा युनजी ग्रैंडपा से कहता है कि आप जिस बात के लिए यहाँ पर गिफ्ट्स लेकर आए थे मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मुझे तुम बच्चों के मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, स्नो जाने और तुम जानो। वो वहाँ से चले जाते हैं जबकि स्नो भी बाहर के पास सुन रही होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा युनजी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ड्रीम फैमिली का मास्टर गू वो मुझे यहाँ पर टारगेट कर रहा है और मुझे लगता है कि इस मास्टर गू का ताल्लुक न्यू पावर के साथ भी है और इसी के साथ एंशिएंट स्टार सेक्टर जो कि इनको बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है उनके साथ भी इसका कनेक्शन है, यही उनके बीच की कड़ी है। लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स को भी न्यू पावर नहीं मारा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का इन लोगों के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कहीं मेरे पेरेंट्स ने भी तो शेनलॉन्ग अलायंस के उस ग्रुप को तो नहीं ज्वाइन किया था जिसकी वजह से बाकी सभी लोग मारे गए, उसी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी मारा गया होगा। लगता है कि मैं सच्चाई के काफी ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा हूँ। मैं जितना ज्यादा सच्चाई के करीब पहुंचता जा रहा हूँ मेरे लिए उतना ज्यादा ये हार्ड होता जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा मुश्किल हो गई है। युनजी कहता है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फिलहाल के लिए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेता हूँ तो उसके बाद मेरे लिए इन सभी से मुकाबला करना आसान हो जाएगा। और वो जल्दी से अपने रीइंकार्नेशन स्टोन को बाहर निकालता है और इस कोन को ओपन करते हुए उसके अंदर चला जाता है ताकि वहाँ पर वो टाइम गेन कर सके। बाहर का 1 दिन और वहाँ पर 5 दिन होते हैं। साथ ही वो अपनी तलवार को भी निकालता है और कहता है युनजी कहता है अपनी प्रीवियस लाइफ में मरने से पहले मैं मार्शल आर्ट्स एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था। उसके बाद मैं एम्परर राम की सारी मिस्ट्रीज को जानने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसके बारे में जान रहा था उतना ज्यादा मुझे महसूस हो रहा कि मैं बस एक छोटा सा लड़का हूँ। अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इजाद किया था जो कि तलवारबाजी की टेक्निक थी और उसका नाम क्योटिक स्वर्ड स्पिरिट टेक्निक था। वाला फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल फार्मूला था। हालांकि मैंने उस फार्मूला को मार्शल आर्ट्स एम्परर लेवल तक पहुंचने के बाद इस्तेमाल किया था, लेकिन फिलहाल में मुझे उस मार्शल आर्ट्स फार्मूला को यहीं पर मास्टर करना होगा ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। हमारा युनजी वहीं पर खड़े खड़े उस स्पेशल फार्मूला को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इनहेंस करने की कोशिश करता है। जब वो उस फार्मूला को यूज करेगा तो उसकी कल्टीवेशन सर्च करेगी, वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और साथ ही वो वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो वाला स्पेशल फार्मूला यूज करने की वजह से युनजी की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलता है। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ हूँ या फिर नहीं। ऐसी मारे युनजी के मुंह से ब्लड निकलता है, वो साथ ही एक चीख मारता है। उसी वक्त वो लोग बाहर से भागते हुए अंदर आते हैं। ट्रेन जल्दी से भागती हुई अंदर आ जाती है जबकि मिस किन भी वहीं पर होती है। मिस किन खिड़की खोलकर उसे अंदर की तरफ देख रही होती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। लोरेन से पूछती है युनजी के साथ क्या हुआ है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं अभी भी यहाँ पर पहुंची। जब मैं यहाँ पर रूम के अंदर आई तब ये इसी तरह था, ये बेहोश हो चुका था। तो लोरेन मिस किन से कहती है जो यहाँ पर बहुत ही खामोशी के साथ कांप रहा है और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता बोल भी रहा है, कहीं ऐसा दुनिया किसी डेविल ने पोजेस कर लिया है। किन भी जल्दी से भागती हुई अंदर आ जाती है और उसे कहती है मिस्टर चू क्या तुम ठीक हो। तुम्हारे युनजी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसकी माथे से काफी सारा पसीना बह रहा होता है। तो लोरेन वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, युनजी ऐसे नहीं मर सकता, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मिस किन को समझ आ जाती है। वो कहती है लगता है कि यहाँ पर कुछ और होने वाला है। वो लोरेन से कहती है लोरेन चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर इसने ब्रेक थ्रू किया तो यहाँ पर जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलेगा जिसकी वजह से हम सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाएंगे। इसके साथ ही हमारा युनजी वहाँ पर एक चीख मारता है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है युनजी के आसपास काफी सारी एनर्जी निकलती है और यहाँ तक कि उसके घर की छत भी टूट जाती है। मिस किन ने लोरेन को वहाँ पर कवर किया होता है ताकि वो उसके इफेक्ट से बचा सके। युनजी अपनी तरफ देखता और कहता है लगता है कि मैंने उस क्योटिक फार्मूला को यूज करते हुए लेवल अप किया है और यहाँ पर सिर्फ कोई एक लेवल अप नहीं किया बल्कि मैंने यहाँ पर इकट्ठे 6 लेवल्स अप किए हैं। तो मतलब यह कि मैं स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। ये देखकर मिस किन भी बहुत हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने डायरेक्टली 6 लेवल्स को कैसे अप कर लिया। युनजी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचना चाहता था, अफसोस कि मुझे यहाँ पर दोबारा से सेल्फ पुश देना पड़ेगा और दोबारा कल्टीवेट करते हुए अपने आप को अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचाना पड़ेगा। मिस किन और लोरेन दोनों ही उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसी वक्त एक लड़का बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है मास्टर चू बहुत ही बुरा हुआ है, मास्टर किन जाग गए हैं, यानी कि मिस किन के फादर जाग
गए और जागने के बाद वो सीधा अपनी किन फैमिली की तरफ चले गए हैं। हम उन्हें रोक नहीं पाए। बात सुनते मिस किन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही रोना शुरू कर देती है और कहती है अब क्या होगा, मेरे फादर का क्या होगा, वो अकेले वहाँ पर चले गए हैं, अंकल तो उन्हें मार डालेंगे। जुनजी उसे कहता है वो यहाँ से कब गए और तुमने मुझे आकर रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्या तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। वो नौकर उसे कहता है सर हम आपके पास आना चाहते थे लेकिन आप यहाँ पर सेल्फ कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा बिजी थे, इसी वजह से हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मास्टर किन है और हम उनको अपने आप से रोक भी नहीं सकते थे। जुनजी मिस किन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मिस किन हम लोग यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। वो अपना पंख निकालता है, मिस किन को उठाता है और वहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा, हम लोग लेट हो गए तो हो सकता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे फादर को मार डाले। और ये लोग उड़ते हुए जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। जबकि लोरेन बेचारी वहीं पर पीछे खड़ी होती है और वो पीछे खड़ी ये सब कुछ देखकर वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, जब तुम यहाँ पर बीमार थे सबसे पहले मैं तुम्हारे पास भागती हुई आई, लेकिन तुम यहाँ पर किसी दूसरी लड़की को उठाकर यहाँ से चले गए हो, बहुत ज्यादा मीनी हो, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जुनजी मिस किन को उठाकर उनकी किन फैमिली में पहुंच जाता है। किन उसे कहती है तुमने रास्ते में मुझे जो भी बात बताई है उसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फादर यहाँ पर खतरे में हैं? उसे कहता हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। तो वो उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर किन फैमिली के प्रीवियस मास्टर हैं, बीमार होने की वजह से वो मास्टर की कुर्सी के ऊपर से हटे थे, हमारी फैमिली के जितने एल्डर्स हैं वो सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे और उन्हीं का साथ देंगे। जुनजी उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल है, मिस्टर किन को ये सब कुछ पहले से पता होगा, इसी वजह से वो वहाँ पर सीधा उठने के बाद फैमिली में चले गए हैं। उन्हें पता होगा कि उन्हीं के भाई का ये सारा प्लान है, उसी ने उन्हें पॉइजन दिया होगा, इसी वजह से वो उससे बदला लेने के लिए पर्सनली आए हैं। यानफेंग किन के पास पहले से वो सारी पावर है और तुम्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता है वो अपनी पावर्स के साथ क्या कर सकता है। तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को वहाँ से बचाकर निकाल कर ले आया था, जिसकी वजह से अब उसने अपने मेंशन की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा दुगना कर दिया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर को मार डालेगा अगर हम लोग जल्दी से वहाँ पर नहीं पहुँचे। जुनजी उसे कहता है मुझे पता है कि तुम अपने अंकल का चेहरा नहीं देखना चाहती, तुम यहीं पर रुककर इंतजार कर सकती हो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे फादर को बचाकर ले आता हूँ। तो मिस किन उसे कहती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इसी वक्त जुनजी को कुछ महसूस होता है। जुनजी मिस किन को पकड़ता है और साइड के ऊपर करते हुए कहता है जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, हमारे पर अटैक हुआ है। इसी वक्त सामने से काफी सारी पॉइजनस फॉग निकल कर आ रही होती है। जुनजी कहता है अपनी सांस बंद करो, यहाँ पर सामने से पॉइजनस फॉग निकल कर आ रही है, ये तो उस ऑक्टोपस की है यानी कि मास्टर टियानफेंग किन की है। टियानफेंग किन ने यहाँ पर अपने पॉइजन को रिलीज करते हुए अपने सारे के सारे आदमियों को मार दिया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा। पर वो सामने की तरफ देखते हैं तो हमारी मिस किन के डैड खड़े होते हैं। डैड ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया होता है, उसके पास जो मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट होती है वो शायद एक जेलीफिश है, साथ उन्होंने अपने इर्द-गिर्द कवच बनाया होता है तो उसकी पॉइजनस फॉग के साथ बच सके। मास्टर किन उसे कहते हैं पता नहीं हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसा कमीना और घटिया इंसान कहाँ से पैदा हो गया, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे अभी अपनी फैमिली की ड्यूटी पूरी करनी है, क्योंकि मैं फैमिली का पैट्रियार्च हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तुम्हारे हाथों से तो मैं मरने से पहले तुम्हें यहाँ पर सजा जरूर दूंगा। टियानफेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मेरे प्यारे भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा के लिए गद्दी के ऊपर बैठकर रह सकते हो, बूढ़े हो चुके हो, इसी वजह से तुम हमारे किन बिजनेस को संभालने के लायक नहीं रहे, वजह से अब यहाँ पर मेरा मौका है, मैं हमारी किन फैमिली को ब्राइटर फ्यूचर दे सकता हूँ, वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सीट के ऊपर से हट जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसा कि तुमने भी कहावत सुनी होगी कि एक माउंटेन के ऊपर दो टाइगर्स नहीं रह सकते, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। साथ ही वो फिर से अपने टेंटिकल्स के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करता है, जबकि उसी वक्त जुनजी किन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके अटैक को वहाँ पर अवॉइड करता है। किन सोच रहा था कहीं वो सामने से भाग तो नहीं गया, फिर साथ ही वो कहता है नहीं यहाँ पर तो मुझे कुछ और हो रहा महसूस हो रहा है, ये तो कैंप क्लाउड का हो रहा है। किन भी जुनजी को पहचान कर कहते हैं तुम तो वही लड़के हो जिसने हमारी जान बचाई है। जुनजी उसे कहता बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा। किन भी वहाँ पर चिल्लाकर उसे कह रही होती है कैंप क्लाउड तुम डरपोक कहेंगे, लास्ट टाइम तुम मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, इस बार तुम खुद से यहाँ पर अपने मास्टर किन को बचाने के लिए आए हो, क्यों ना तुम यहाँ पर बाहर निकल कर आओ और मेरा सामना करो, देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको हरा पाता है। जुनजी उसके पीछे खड़ा होता है और उसे टैप करते हुए कहता है तुम गंदे ऑक्टोपस कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डरता हूँ। मास्टर टियानफेंग जल्दी से अपने टेंटिकल्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि वो सिर्फ एक मिराज इमेज होती है। उसी वक्त जुनजी उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया होगा। जुनजी का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से टियानफेंग उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। पंच खाने के बाद जब वो दोबारा उड़ता है तो टियानफेंग कहता है तुम्हारी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लास्ट टाइम जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे तब तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम अभी भी स्पिरिट गैदरिंग राम में ही हो। अगर तुम स्पिरिट गैदरिंग राम में हो तो तुम यहाँ पर जीत नहीं सकते, क्योंकि एक लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और वो फिर से अपने टेंटिकल्स को निकालते हैं और जुनजी के ऊपर अटैक करते हैं। इस बार वो अपने टेंटिकल्स को ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड फटना शुरू हो जाता है। किन चिल्लाकर उसे कहती है जुनजी जरा बचो, तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है। जुनजी भी सामने की तरफ देख रहा होता है कि क्या ये वाकई में मेरे ऊपर अटैक करने लगा है, लेकिन उसी वक्त टियानफेंग अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज करता है और अपने टेंटिकल्स को ग्राउंड से घुमाकर दूसरी तरफ मिस किन की तरफ ले जाता है। के पास अभी रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता, वो भागता हुआ वहाँ पर नहीं पहुंच सकता कि उसी वक्त वो टेंटिकल्स किसी की बॉडी के अंदर धंस जाते हैं। मिस किन भी देखकर काफी हैरान होती है कि डैड उसके सामने
सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो टेंटिकल्स उसकी बॉडी के अंदर दंसे होते हैं। उसके डैड ने अपनी बेटी को यहाँ पर बचा लिया है, लेकिन खुद इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद वो बच नहीं सकते। अनफेंग भी खुश हो जाता है और उसे कहता है, ब्रदर मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मौका देकर भाग गए होगे, लेकिन मुझे पता था कि तुम भागो भी नहीं। तो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर कैसे बचते हो। अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। ऐसे वो दोबारा से अपने टेंटिकल्स के साथ मास्टर किन के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल आर्ट्स की सोल होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर शुंजी मास्टर किन की तरफ देखता है। मिस किन जल्दी से भागती हुई अपने डैड के पास आती है, उसे सहारा देते हुए कहती है, डैड मैं तुम्हारी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हूँ। उसके डैड कह रही होती है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अपने छोटे भाई के हाथ उसे मारा जाऊंगा। उसके रोना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज डैड ऐसी बात मत करो, मेरे साथ रहो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मिस्टर कीन आप यहाँ पर अकेले क्यों चले आए। तो मास्टर कीन उसे कहते हैं, मुझे पता था कि मेरे भाई ने मुझे पॉइजन दिया है और मैं इस मसले को अपने भाई के साथ खुद ही निपटाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कोई और मेरे भाई को सजा दे, इसी वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली आया था। चाहता हूँ कि तुम किसी के भी सामने इस बात को मत कहना। साथ ही वो उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारे एक फेवर की जरूरत है। शुंजी उसे कहता है, हाँ मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं, किन फैमिली का बर्डन बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि मेरी रेन मिस्ट ये अकेले इस सारे भार को नहीं उठा सकती। मैं यहाँ पर तुमसे ये बात कहने वाला हूँ, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना और साथ ही हमारे किन फैमिली का बिजनेस भी तुम संभालो। जुंजी उनसे कहता है, प्लीज आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से कुछ निकालते हुए कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। उस बॉटल को ओपन करके उसको देने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वो बॉटल जब नीचे गिरती है तो उसके अंदर से 2 पिल्स निकलती हैं। लेकिन जैसे वो मर जाते हैं उसी रात में स्किन वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर ये सबूत क्या है और इन पिल्स का क्या मतलब है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो मिस किन के डैड एंड के ऊपर मर जाते हैं और मरने के साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल भी निकालते हैं जिसके अंदर कुछ पिल्स रखी होती हैं। वो हमारे जुंजी से कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। यहीं पर हमने एपिसोड का एंड किया था और आपको कहा था कि अगली एपिसोड में बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट सबूत क्या है। तो इस एपिसोड की शुरुआत जेल से की जाती है। हमारा जुंजी चाचा जी को जख्मी करने के बाद उसको पकड़कर जेल में बंद कर देता है। तो वो जेल में बंद बैठा होता है और उसे कहता है, तुम लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे सब कुछ गुलवा लोगे, मुझे यहाँ पर बंद रखकर कोई भी फायदा नहीं है। इस वक्त किन फैमिली की जितनी भी शॉप्स हैं उन सभी के ऊपर मेरे लोग हैं, यानी कि इस वक्त पूरी की पूरी किन फैमिली के ऊपर मेरा राज है। पर मिस किन दोबारा से नई पैट्रियार्च बन भी जाती है तब इसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पकड़ लिया है तो तुम यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को हल कर लोगे। ये तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना है जो कभी भी हल नहीं होगा। तो जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर ये वाली बात बता दी कि इस वक्त किन फैमिली की जितनी भी शॉप्स हैं सभी पर तुम्हारे लोग हैं। तो मतलब यह है कि उनको एक एक करके वहाँ से हटाना होगा। ये बात सुनते ही टियानफेंग किन और भी गुस्सा हो जाता है। तो जुंजी अपने पास से वो बॉटल निकालता है और उसके सामने करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बॉटल अभी भी याद है। इस बॉटल को देखते टियानफेंग किन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जुंजी उसे कहता है, ये एक बहुत ही ब्रांड वाली कल्टीवेशन स्पिरिट पिल है, इसको कल्टीवेशन स्पिरिट पिल कहा जाता है और सभी लोग इसको खरीदते हैं। यहाँ तक कि किन फैमिली भी इस पिल को बना रही है। जहाँ फिर ऐसा कहूँ कि तुम्हारे पास कोई इसके मटेरियल्स को बेचता है और उसके बाद तुम उन पिल को बनाकर अपनी किन फैमिली के बिजनेस में इनको बेच रहे हो। ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है और कोई भी इसको यूज करता है तो उसे इसकी लत लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल है जिसको हीन कहते हैं। एक आम इंसान के लिए इसको जान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर रोज यहाँ पर कल्टीवेटर्स इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हीन है वो बहुत ज्यादा कलरलेस है और बहुत ज्यादा ऑर्डरलेस है, लेकिन उसको पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे वाली दुआ है। शुरुआत में अगर जो भी स्पिरिट पिल को यूज करेगा वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएगा, जिसकी वजह से सभी लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं और इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि इसको यूज करते रहने से उनका कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन असल बात तो ये होती है, जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वो इसकी नशे की लत में लग चुके होते हैं। उन्हें ये पिल चाहिए होती है। अगर उन्हें ये पिल मिलना बंद हो जाएगी तो उसके बाद तो उनका जो स्पिरिचुअल सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन लेवल 0 होने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। तो असल में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक नशे की दवा है जो अगर एडिक्ट को नहीं मिलेगी तो वो मर सकता है। मुझे ये बताओ कि क्या इन पिल्स को तुम बना रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तुम इन पिल्स को बना सकते हो। मुझे ये बताओ कि इसके पीछे कौन है, कौन तुम्हें माल सप्लाई करता है। टियानफेंग किन उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी उस बंदे का नाम नहीं बताऊंगा। जुंजी कहता है, तो फिर ठीक है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मार नहीं होगा क्योंकि तुम तो मेरे किसी भी काम के नहीं हो। वो अपने पास से जिन और जैंग फायर नीडल निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, जरा रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है, मैं तुम्हें नाम बताता हूँ, ये सब कुछ ड्रीम फैमिली के जिनसोंग गू ने किया है। जिनसोंग गू ने मुझसे वादा किया था, उसने कहा था अगर मैं अपनी सुपरमार्केट में यानी कि हमारी जितनी भी शॉप्स हैं उन सभी में हम लोग ये स्पिरिचुअल पिल को बेचा करेंगे, मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा किन फैमिली के बिजनेस के ऊपर कब्जा करने में और मुझे नया फैमिली का नया
पैट्रियार्च बना देगा। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि हीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मुझे बस इतना पता है कि इस पिल की मदद से हमारी जो बिक्री थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जुनजू इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इस जिनसोंग गू का मकसद क्या है। वो यहाँ पर न सिर्फ मेरे पीछे है बल्कि वो यहाँ पर सारे बिजनेस को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो सारी शॉप्स के ऊपर हीन वाली पिल्स को बिकवा रहा है ताकि सभी लोगों को नशे की लत लग जाए। लेकिन उसका मकसद क्या है? लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहता है। इस वक्त मिस किन भी वहाँ पर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसके हाथ में नाइफ होता है। वो वहाँ पर आती है और अपने अंकल को मारने लगी है। वो जुनजी से कहती है मेरे रास्ते से साइड पर हट जाओ, मैं इसको मार डालूंगी। ये एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है जिसने मेरे डैड को मार दिया है, अपने ही भाई को मार डाला। इस जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और जैसे ही वो अपना नाइफ लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ दिया, उसी वक्त हमारा जुनजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से नाइफ गिरा देता है। वो उसे कहता है शांत हो जाओ, तुम इसको ऐसे नहीं मार सकती। जबकि वो अभी भी इसे चिल्लाकर कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे इसे मारना है, मुझे अपनी डैड की मौत का बदला लेना है। ये एक बहुत ही घटिया इंसान है। आखिर तुमने अभी तक इसको जिंदा क्यों रखा हुआ है? क्या तुम मेरे डैड की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? तुम इसको मार क्यों नहीं देते? हमारा इसके लिए क्या काम है? ऐसे अभी यहाँ पर मारने वाली हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। और इसी के साथ ही मिस्किन वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा जुनजी उसे उठाकर वापस बिस्तर के ऊपर लाकर लिटा देता है। तो उसके बाद जब उसे होश आती है वो अपने डैड का नाम पुकारते हुए उठती है। जुनजी भी उसके पास ही बैठा होता है। जुनजी उसे कहता है मिस किन प्लीज शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम टियान फैंग किन को मारना चाहती हो और अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती हो, लेकिन हम लोग उसे अभी नहीं मार सकते। मुझे लगता है कि टियान फैंग किन वो अकेला नहीं है तुम्हारे डैड की मौत के पीछे, उसके साथ कोई और भी है। उसे बैकग्राउंड सपोर्ट मिल रही है। हमें उस बंदे को भी ढूंढना होगा और उसके साथ भी फाइट करना होगी, उसको भी मारना होगा, तभी जाकर तुम्हारा बदला पूरा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम सब्र करो। जुनजी उसे कहता है बस मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम देखना हम लोग तुम्हारे डैड की मौत का बदला जरूर लेंगे। और इसी के साथ ही वो उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा जुनजी उसे बताता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंपीरियल सिटी में एनुअल बिजनेस मीटिंग होने वाली है। उस एनुअल बिजनेस मीटिंग में सारी की सारी बिजनेस फैमिलीज जो है और उसके साथ 5 बड़े मार्शल हाउसेज वाले ये लोग अपने बिजनेस को फैलाने के लिए वहाँ पर अपनी शॉप्स को सेटअप करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आप को संभालो ताकि हमें उस मौके के ऊपर हमारी सच्चाई को पता लगाया जा सके। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, टियान फैंग किन के पीछे कौन था जिसने उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। मिस किन उसे कहती है तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे बताओ। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है मुझे लगता है कि मास्टर जिनसोंग गू के पीछे भी कोई ना कोई शामिल है। जिनसोंग गू अकेला ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। मुझे लगता है कि वो जो भी है वो ड्रीम फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। मिस्किन भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। जुनजी कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक गैस है। मुझे लगता है कि जो भी वो बंदा है वो पूरे के पूरी डायनेस्टी को ब्लड बैथ में बनाना चाहता है। तभी वो यहाँ पर कोई ना कोई मूव चलेगा तो पूरी डायनेस्टी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद हमारा जुनजी बाहर बैठा होता है और उसके सामने लॉरेन होती है। लॉरेन वहाँ पर अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती है। हमारा जुनजी उसे बता रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पर स्क्वाड कर सकती है, कैसे वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकती है। साथ ही जुनजी वहाँ पर बैठकर कुछ खा भी रहा होता है। साथ साथ उसे कह रहा होता है हमें यहाँ पर समर के मौसम में आइसक्रीम खानी चाहिए। उसकी तरफ देखते उसे भूख लगी होती है। वो उसे कहती है मुझे भी ये खानी है, लेकिन मैं कैसे खा सकती हूँ, अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट करना है। हमारा जुनजी भी उसे कह रहा होता है कि जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट नहीं करती तब तक तुम्हें कोई भी आइसक्रीम खाने को नहीं मिलेगी। वक्त तुम्हारे जुनजी को बाहर से घोड़ा गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला जाता है, अपनी आइसक्रीम को भी फेंक जाता है। जबकि लॉरेन उस आइसक्रीम को कैच करती है और खाना शुरू कर देती है। जुनजी भागता हुआ बाहर जाता है तो मास्टर जैन और उसके साथ उसका जाओहा होता है। जाओहा और दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मास्टर आप तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। जबकि हमारा जुनजी भी उनसे कहता हाँ तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और जाओहा को तो देखो ये कितना लंबा हो गया है। पॉइजन जैन हमारे जुनजी से कहते हैं मास्टर आपको देखे हुए मुझे काफी महीने हो चुके हैं, लेकिन आपने इतने महीनों में काफी अच्छे से ग्रो किया है और साथ में आपकी कल्टीवेशन तो कहाँ तक पहुँच चुकी है। जुनजी से पूछता है तो मुझे ये बताओ कि हमारा चू टाउनशिप कैसा है, हमारा टाउन कैसा है। से कहता है अब तुम्हें बिल्कुल भी उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर वक्त सिटी मेयर सब कुछ संभाल रहे हैं। हमारा चू टाउन इस वक्त वेस्ट की सबसे बड़ी फोर्स बन चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि हमारे चू टाउन के सामने टिक सके। हमारी चू फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। हमने रिसेंटली उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियों के एक्सप्लोटेशन को खत्म किया है। वहाँ से जड़ी बूटियां हासिल करने के बाद जब हमने उन्हें किन बिजनेस में बेचा था उसके बाद से हमें काफी ज्यादा शेयर मिला है और वो शेयर बहुत ज्यादा था। तो हमें हर महीने हजारों के हिसाब से स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। हमारे खजाने में टोटल 28,000 पीसीज हैं। जैसा कि तुमने कहा था कि हमें अपने साथ स्पिरिट स्टोन्स को लेकर आना है, तो हम लोग अपने साथ 28,000 स्पिरिट स्टोन्स को लेकर आए हैं। साथ ही वो सारी बिजनेस की बुक भी दिखाता है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उसने उस बुक के अंदर लिखा होता है। तो जुनजी सारे रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद सोच रहा होता है कि 28,000 स्पिरिट स्टोन्स ये काफी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर बिजनेस के ऊपर कब्जा करना है। तो हमें सारी की सारी फैमिलीज को अपने साथ मिलाने के लिए
लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ ही हमारा जाओहा अपने साथ बहुत सारी फैमिलीज के पास से पिल्स को खरीद कर लाया होता है। ये सारी वही स्पिरिट पिल्स होती हैं। वो सारे के सारे अपने ब्रांड के हिसाब से उनको बेच रही होती हैं। तो ये सभी जब उनको चेक करते हैं तो उनके अंदर सभी के अंदर उन्हें हीन मिलती है। मिस किन उसे कहती है जैसा कि तुमने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। हमारे यहाँ पर किन फैमिली, सू फैमिली, लू फैमिली, जाओ फैमिली और युई फैमिली, इन सभी के बिजनेस में सभी की फैमिलीज में जितनी भी पिल्स हैं वो सभी की सभी अलग है, लेकिन उन सभी के अंदर हीन की अलग अलग डोज भी है। अब तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जिनसों को अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त जितने भी बड़े फैमिली बिजनेसेस हैं उन सभी के ऊपर लोगों का कब्जा है और इन लोगों ने वहाँ पर हीन को बेचना जारी किया हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये पूरे इंपीरियल सिटी को यहाँ पर इस पिल का एडिक्ट बना रहे हैं। जुनियन सभी लोगों से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारी क्लाउड डायनेस्टी के 80% वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि स्पिरिट पिल को यूज करते हैं, यानी कि हमारी आर्मी के लोग भी स्पिरिट पिल को यूज कर रहे हैं और जो हमारे एम्परर को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग भी इन स्पिरिट पिल्स को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा मास्टरमाइंड है जो इन सभी लोगों को हीन के जरिए से कंट्रोल करना चाहता है। मुझे तो लगता है कोई ऐसा चाह रहा है कि वो हमारे एम्परर को गद्दी से हटाकर खुद एम्परर की सीट के ऊपर बैठ जाए। ताओ से कहता है, मास्टर ये तो बहुत ही बड़ी खबर है, मास्टर हमें इसको जाकर एम्परर को बताना चाहिए। ये पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी के लिए बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है। चाहे ड्रीम फैमिली वालों के पास काफी सारे लोग ही क्यों ना हो, उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड ही क्यों ना हो, लेकिन इंपीरियल फैमिली के लिए भी यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज हैं। कैप्सिस फैमिली और इसके साथ ग्रेट ब्लास्ट फैमिली, ये दोनों ही उनके साथ है। मुझे नहीं लगता कि ड्रीम फैमिली इनके खिलाफ ज्यादा कुछ कर पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जाकर एम्परर या इंपीरियल फैमिली में किसी को बता देना चाहिए। तो उनसे कहता है, नहीं, हम लोग इस खबर को यहाँ पर रिलीज नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि ये जो हीन होती है ये हाईली एडिक्टिव है, ठीक है। जो लोग भी इसे ले रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर ये चली गई है और वो लोग इसको छोड़ नहीं सकते। इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ेगी और ऐसे एंटीडोट्स की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि हम लोग ड्रीम फैमिली के ऊपर इसका इल्जाम लगा सके। ड्रीम फैमिली वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए जिनसोंग गू के ऊपर सारा ब्लेम डाल सकते हैं और सिर्फ एक बंदे के ऊपर ब्लेम डालकर उसे शायद के ऊपर किया जा सकता है और ड्रीम फैमिली वाले दोबारा से ये काम शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग पूरी की पूरी ड्रीम फैमिली या फिर जो भी मास्टरमाइंड है उसको नहीं पकड़ सकेंगे। ऊपर से उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको भी हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हमने उनको एक्सपोज कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग उनके निशाने के ऊपर आ जाएंगे। मिस किन उसे कहती है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर जानबूझकर भी अनजान बने रहेंगे। उसे कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ मसला हल करने वाले हैं, मैं इन दोनों मसलों को यहाँ पर हल लूंगा, लेकिन ये सब कुछ एक्शन वाले दिन होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ काम है, तुम सभी को कोई ना कोई काम करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई टास्क है, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुनजी अपने लोगों से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, इस बार जो सराहना एक्शन होने वाली है उसमें हम सभी लोग ये सब कुछ काम करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सभी को यहाँ पर कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। वो लोग उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं बॉस, हम लोग जरूर ये काम करेंगे। फिर साथ ही जावा से कहता है, लेकिन बॉस हम लोग यहाँ पर अगर 5 फैमिलीज के बिजनेस को मर्ज करने वाले हैं, फिर यहाँ पर हमारे बिजनेस का नाम तो होना चाहिए। हम लोग अपने फैमिली बिजनेस को क्या नाम देंगे? जुनजी उनसे कहता है, तुम्हारे बिजनेस का नाम क्लाउड बिजनेस होगा। इस ऑक्शन में हम लोग अपने क्लाउड बिजनेस को इंपीरियल सिटी का सबसे फेमस बिजनेस बना देंगे, क्योंकि पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में हमारा बिजनेस सभी को टेक ओवर कर लेगा। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन वाले दिन का दिखाया जाता है। तो बताया जाता है कि हर साल यहाँ पर एक ऑक्शन होती है, जहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज जो है, जो 4-5 बड़े फैमिली बिजनेस हैं, सभी लोग यहाँ पर अपनी चीजों को लाकर ऑक्शन करते हैं। मेनली इस चीज का मकसद ये होता है कि बड़े बड़े जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं वो अपनी चीजों को प्रमोट कर सके। अगर आप यहाँ पर लो कीमत के ऊपर चीजों को बेचेंगे तो इससे आपके बिजनेस की प्रमोशन हो जाएगी। इसलिए काफी सारे बिजनेस के लोग जो होते हैं इस ऑक्शन में 50% डिस्काउंट के साथ अपनी चीजों को बेचते हैं। मिस किन जुनजी से कह दिया, जो भी तुमने हमें कहा था वो सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है और मैंने जहाँ पर जाहा से ये भी कहा है कि वो पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर नजर रखे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का मैनेजर बनने वाला है। तो लॉरेन भी इन लोगों के साथ ही आई होती है। वो यहाँ पर ये सारा कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो भागती हुई आगे चली जाती है और कहती है, आज तो यहाँ पर बहुत सारा रश लगा हुआ है, बहुत सारी खूबसूरत चीजें यहाँ पर हैं। जबकि हमारा जुनजी उसे कहता है, लड़की यहाँ से दूर मत जाना, हमारे करीब ही रहना। मिस किन उसकी बात सुनने के बाद से कहती है, जुनजी तुम तो एक पेरेंट की तरह बनते जा रहे हो, तुम ऐसा लगता है जैसे उसके पापा हो। जुनजी उसे कहता है, जबकि तुम और भी ज्यादा एक मास्टर की तरह बनती जा रही हो। लॉरेन जो भागती हुई आगे चली जाती है, वहाँ पर भीड़ लगी होती है, क्योंकि कोई वहाँ पर स्नो लोटस को बेच रहा होता है। वो उसे कहती है, जुनजी यहाँ पर आओ, यहाँ पर कोई स्नो लोटस को बेच रहा है। जुनजी भी इसके साथ वहाँ पर चला आता है। यहाँ पर लू फैमिली के लोग अपनी चीजों को डिस्काउंट के ऊपर बेच रहे होते हैं। तो उनका जो अनाउंसर होता है वो उन सभी लोगों से कहता है, लोग यहाँ पर अपनी शॉप की ओपनिंग पर, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, तो हमारी लू फैमिली आपको यहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर बेचने वाली है, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। तुम
हम लोगों को ये वाला चांस दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, इसलिए प्लीज जल्दी से हमारे स्नो लोटस फ्लावर को खरीद लो। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल मटेरियल है और बेसिकली ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन हो सकता है, क्योंकि ये एक होली लेवल के स्केल के बराबर है और ये लोग यहाँ पर इसे सिर्फ 4000 स्पिरिट स्टोन्स में बेच रहे हैं, यानी कि आधी कीमत के ऊपर बेच रहे हैं। सभी लोग कह रहे होते काश हमारे पास पैसे होते तो हम लोग इस स्नो लोटस फ्लावर को इतने सस्ते में खरीद लेते, क्योंकि इतना सस्ता स्नो लोटस फ्लावर हमें कभी भी नहीं मिलेगा। एक खट्टा खट्टा बंदा आगे बढ़ता और कहता है तुम सभी लोग पीछे रहो, मैं इसको खरीदने वाला हूँ, मेरे पास 4000 स्टोन्स है। वो उनसे कहता है प्लीज जल्दी से मेरे पास भेज दो, ये मैं खरीदूंगा। अपने आदमी को भेजा हुआ है, वो 4000 स्पिरिट स्टोन्स लेकर आने वाला है। टू फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम चिनाई लू है और ये हमारी शुइकियांग का बॉयफ्रेंड भी है, वो वहाँ पर आता है और उसे कहता है सर आपका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छी चीज कम दामों में खरीद ली है। लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो चिनाई लू है। चिनाई लू अपने शॉपकीपर से कहता है चलो जल्दी से इस फ्लावर को पैक कर दो, क्योंकि ये वाला जेंटलमैन इस फ्लावर को खरीदने वाला है। तो वो जल्दी से एक पॉट के अंदर पैक कर देता है। वो लोग उसे कहते हैं हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है और हम लोग बहुत ही अच्छे से बिजनेस करते हैं, अब जबकि तुमने यहाँ पर कहा है कि तुम इसको खरीदने वाले हो तो हम लोग ये वाला फ्लावर तुम्हें ही देंगे, हम ये फ्लावर किसी और को नहीं बेच सकते। अगर तुम्हें पीछे से आवाज आती है तुम लोग वाकई में बहुत बड़ी फैमिली वाले हो, तुम्हारा बिजनेस वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम लोग फैमिली के लोग यहाँ पर किसी को बेवकूफ बना रहे हो, तुम लोग यहाँ पर एक जहरीला मटेरियल बेच रहे हो। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, कौन कह रहा है कि ये लोग यहाँ पर जहरीला मटेरियल बेच रहे हैं। नहीं लू भी चलाकर उसे कहता है कौन हो तुम, चलो जल्दी से सामने आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं लूश हुई बिजनेस के ऊपर इल्जाम लगाने की। शुंजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करते हुए उसकी पॉट के ऊपर अटैक करता है, तो उसके हाथ में जो पॉट होता है वो टूट जाता है और उस पॉट के साथ ही फ्लावर के नीचे उसकी जो जड़ें होती हैं वो पॉइजन होती हैं, यानी कि उनका कलर चेंज हो चुका होता है। वो सभी लोग देखने वाले वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जरा उस तरफ देखो तो सही, लगता है कि जैसे उसकी जड़ों के अंदर पॉइजन है। शुंजी उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने देखा स्नो लोटस फ्लावर के नीचे क्या है, इसकी जड़ें पर्पल कलर की हो चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि ये पॉइजन हो चुका है। ये स्नो लोटस फ्लावर बिल्कुल बेकार है, इसके इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके पॉइजन के रिलीज करने की वजह से अभी इसको इस्तेमाल करेगा वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। लूशवी बिजनेस वाले तो वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हैं। मैंने सुना था कि बिजनेसमैन अपनी चीज को बेचने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, कस्टमर्स की जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये कम रेट करके यहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर को बेच रहे हैं, पता है कि इस चीज को कोई भी खरीद लेगा, लेकिन खरीदने वाले को क्या पता कि वो इसको इस्तेमाल करने के बाद मर जाएगा। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग वाकई में यहाँ पर कस्टमर्स को मारना चाहते हैं। तो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे थे कि ये लोग एक 5th लेवल के मटेरियल को यहाँ पर इतनी आसानी से 50% डिस्काउंट के ऊपर कैसे बेच सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में पॉइजन है, ये लोग हमें मरवाना चाहते हैं। ये सभी बिजनेस वाले इनको सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए, ये अपनी चीज को बेचना चाहते हैं चाहे अगले वाले की जान ही क्यों ना चली जाए। तो सभी लोग गुस्से के साथ वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि हमारा चिन्नाई लोन से कह रहा था प्लीज रुक जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोग यहाँ पर किसी की भी नॉनसेंस को नहीं सुन सकते, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बकवास कर रहा है। हमारे पास स्टोर में और भी बहुत सारी चीजें, हम लोग उन सभी को भी 50% डिस्काउंट में बेचने वाले हैं। ठीक है मैं तुम्हें 70% डिस्काउंट में बेचूंगा, नहीं 90% डिस्काउंट में बेचूंगा, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। चिन्नाई लू वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है ये क्या हमारा बिजनेस तो ठप हो गया, हम लोग यहाँ पर 90% डिस्काउंट में चीजें बेच रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई खरीद नहीं रहा। बेचारा वहीं पर बैठा रो रहा होता है कि जबकि उसी वक्त लॉरेन उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो वाला लोटस फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम वो लोटस फ्लावर मुझे दे सकते हो अंकल। तो चिन्नाई लू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है छोटी लड़की मुझे यहाँ पर अंकल क्यों कह रही हो, अभी तो मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, मुझे प्लीज ब्रदर कहो। हाँ क्यों नहीं, मैं वो लोटस फ्लावर तुम्हें दे सकता हूँ, चलो ठीक है तुम रख लो, तुम फ्री में ले लो, वैसे भी मुझे ये स्पिरिट फ्लावर नहीं चाहिए, चलो ठीक है तुम ले लो। हमारी लॉरेन उसके पास है वो स्पिरिट फ्लावर लेती है और उसे कहती है अंकल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, गुड बाय। और उस फ्लावर को लेने के बाद वो जल्दी से भागती हुई चली जाती है। चिन्नाई लू अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है मैंने स्पिरिट फ्लावर को यहाँ पर बेच ही दिया, चाहे मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस गाँव वाली लड़की का क्या होगा, ये जाकर अपने फ्लावर को हमें जाकर सभी के सामने रखेगी और सभी की सभी फैमिली के मेंबर सभी मारे जाएंगे। मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये फ्लावर बिल्कुल बेकार हो चुका है और इसके अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जाओ जाकर अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को इस फ्लावर के साथ मार डालो। लॉरेन इस फ्लावर को लेकर सीधे झुंझी के पास चली जाती है और उसे कहती है झुंझी तुमने कहा था कि इस फ्लावर को अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि ये प्रेजेंट हो चुका है, तब भी झुंझी उसे कहता हाँ मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, इसको यूज किया जा सकता है। तो चिन्नाई लू भी उसी तरफ ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा झुंझी उसके पास स्नो लोटस फ्लावर को पकड़ता है और उसे कहता है हम लोग इसके पॉइजनस पार्ट को इससे अलग कर सकते हैं। वो उसकी नीचे की जड़ों को तोड़ देता है, कहता है बस इसके नीचे की जड़ को तोड़ना होगा और उसके बाद हम लोग इस फ्लावर को उसी तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह ये यूज होता है और ये बिल्कुल वैसे इफेक्टिव रहेगा। देखने के बाद तो चिन्नाई लू बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या बकवास है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस फ्लावर को अभी भी यूज कर सकते थे, मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो चिन्नाई लू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। वो चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है कोई आगे बढ़ो, जाकर इस लड़के को पकड़ो, वो इस लड़के को मेरे लिए मार डालेगा, मैं इसको ये कलरफुल स्नो लोटस दे दूंगा, ये लोटस फ्लावर उसका हो जाएगा। तो वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं, मैं झुंझी के चारों
चारों तरफ से घेर लेते हैं। जबकि यहीं पर हमारी शुई कियान की नौकरानी को भी दिखाते हैं जो कि लू फैमिली के साथ ही रहती है। वो ऊपर से बैल्कनी से देख रही होती है, वो भागती भी जाती है और कहती है मिस शुई प्लीज जल्दी से उठ जाए, हमारा जुंजी जिंदा है, वो बाहर खड़ा है। कियान जो कि टेबल के पर सर रखकर रो रही होती है और जुंजी को याद कर रही होती है। वो इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुमने अभी क्या कहा कि जुंजी जिंदा है। तो चिन्नाई लू उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर अगर इस लड़के को पकड़ लेते हो, अगर इस लड़के को मार देते हो तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर ना सिर्फ कलरफुल स्नो लोटस फ्लावर मिलेगा, तुम हमारे पास से बहुत सारे एलिक्सर्स भी ले सकते हो। वो सारे के सारे एलिक्सर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और सभी लोग जो कि हमारे जुंजी के इर्द-गिर्द खड़े होते हैं वो सभी लोग उसे कहते हैं हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैम्सिस फैमिली के कोर डिसाइपल हो, हमें तो सिर्फ वो स्नो फ्लावर फ्लोरोटस चाहिए और साथ ही हमें फैमिली के एलिक्सर्स भी चाहिए। ये सभी लोग हमारे जुंजी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जबकि लोरेन बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो मुश्किल में पड़ गए हैं। जुंजी उसे कहता है बस मुझे 1 मिनट दो और उसके बाद देखना ये सभी लोग ग्राउंड के ऊपर पड़े होंगे, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खरीद कर दूंगा। और वो अपनी तलवार निकालता है तो सभी लोग उसे कहते हैं तुम्हारे आखिरी वक्त आ चुका है, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सभी को इतनी आसानी से मारकर जाकर आइसक्रीम खा सकती हो। सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जुंजी कहता है तुम सभी ने अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे यहाँ पर अपने क्योटिक स्वर्ड फार्मूला को ट्राई करना था। तो वो अपनी तलवार को घुमाता है और वहाँ पर अपने फर्स्ट मूव को यूज करता है जिसका नाम ड्रैगन रोरिंग इन द विंड होता है। हम अपने स्पेशल मूव को यूज करता है तो वो सभी लोग जो कि इसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं वो सभी लोग मछलियों की तरह उड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं और एक ही मूव के साथ हमारा जुंजी सभी को हरा देता है। नहीं लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो स्पिरिट गैदरिंग राम के 9th लेवल पर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हमारा जुंजी सभी लोगों से कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरा मूव बाकी है। आसमान के ऊपर दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी तलवारें होती हैं। हमारा जुंजी से कहता है तो अब तुम सभी लोग कहाँ पर जाओगे, जबकि वो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम सभी लोग नहीं बचेंगे, हमें यहाँ से जाना है, हमें कोई भी स्नो लोटस फ्लावर नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि चिन्नाई लू वहीं पर बैठा होता है और उसके साथ शॉपकीपर होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं। हमारी जुंजी की तलवारें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। उसी वक्त चिन्नाई लू के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेते हैं और उसे कहते हैं मिस्टर लू प्लीज मेरे बेटे के ऊपर तरस खाएं और इसे बख्श दें, मैं यहाँ पर अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, उसने आपको ऑफेंड किया है। फिर साथ ही वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं चिन्नाई तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से इसे माफी मांगो। इसी के साथ ही मिस्टर लू शुई वो खुद भी हमारे जुंजी से माफी मांगते हैं और हमारी शुई कियान भी वहाँ पर नीचे उतर आती है। जब जुंजी देखता है कि शुई कियान वहाँ पर नीचे खड़ी है, अपनी तलवारों को वहाँ पर से डिप्लीट कर देता है ताकि तलवारें उसको ना लगे। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार अपने बेटे को अच्छे से समझाओगे कि हमेशा यहाँ पर उसका बेटा बच नहीं सकता, अगर वो किसी ऐसे के साथ पंगा लेगा तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगली बार मैं अपनी तलवारों को पीछे नहीं लूंगा अगर अगली बार उसने मुझे यहाँ पर ऑफेंड किया। हमारा जुंजी अपने साथियों के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि शुई कियान सोच रही होती है इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारे जुंजी के वहाँ चले जाने के बाद नहीं लू अपने डैड से कहता है डैड आपने उस लड़के को जाने क्यों दिया, उसने हमारे बिजनेस को ठप कर दिया है, हमारे पास अब कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, तो जाकर उस लड़के को मार देना चाहिए। उसके डैड गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उस सब की वजह से उस हमारे बिजनेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। साथ ही वो वहाँ पर खांसना शुरू कर देते हैं और अंकल के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर चिन्नाई लू और उसके साथ साथ शुई कियान दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग की एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नहीं लू अपने डैड से कहता है डैड हमने उस लड़के को जाने क्यों दिया, हम लोग उस लड़के को अच्छा सबक सिखा सकते थे, उसने हमारा बिजनेस ठप करवा दिया। तो उसके डैड उसे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही, तुमने यहाँ पर जो मुश्किल काज कर दी है। साथ ही वो खांसना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलता है। मिस्टर लू कहते हैं लगता है कि मेरी पुरानी बीमारी यहाँ पर फिर से अरूज पर आ चुकी है, इसी वजह से मेरे मुंह से फिर से ब्लड निकल रहा है। वो शुई कियान से कहते हैं बेटा शुई कियान जाओ अंदर से जाकर मेरी पिल्स लेकर आओ। कियान उनसे कह दिया ठीक है अंकल मैं अभी जाती हूँ, जाकर अपनी पिल्स लेकर आती हूँ। जबकि उसके जाने के बाद अंकल लू शुई कहते हैं मुझे तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस लड़के की कल्टीवेशन लो होने के बाद भी उसकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि तलवारों को वहाँ पर ब्लॉक करने के चक्कर में देखो मेरी क्या हालत हो गई है। शुई कियान उनके लिए पिल्स वाली बॉटल लेकर आती है तो वो उसमें से एक पिल को निकालते हैं और इस पिल को खा जाते हैं और कहते हैं इस पिल को यूज करने से ये पिल्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इन पिल्स को खाने से हमारी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा अच्छे से हो रही है। साथ ही वो से कहते हैं बेटा मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही गुस्सा किया है। कि जहाँ तक मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही लड़का क्लाउड चू यानी जुंजी ये किन फैमिली के बिजनेस में घुस गया था, जो उनके मैंशन में गया और उसके वहाँ पर जाने के बाद मास्टर किन की मौत होगी। मास्टर किन की मौत होने के बाद उसकी बेटी इसके साथ है और उसके बाद से किन फैमिली की जितने भी शॉप्स हैं उन सभी के पास जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे जा रहे हैं। चाहता है कि यहाँ पर तुम भी इस लड़के के हाथों से मारे जाओ। लू शुई अपने बेटे से कहते हैं मुझे उस टियान फेंग किन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जुंजी को इस बारे में कुछ पता चल चुका है। चिन्नाई लू अपने
अपने डैड से कहता है डैड तो इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि उसे हीन के बारे में पता चल गया है। तो उसके डैड से कहते हैं यहाँ पर आराम से बात करो, यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमें इस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर हमने इस लड़के से जल्दी नहीं निपटा, इस लड़के को जल्दी नहीं मारा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर लू अपने डैड से कहता है तो डैड फिर बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। डैड से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि अपने कुछ लोगों को भेजो, तो फैमिली और जाओ फैमिली के लड़कों को यहाँ पर बुला कर लाओ, हमें उनके साथ बात करनी होगी, हमें उनके साथ मीटिंग करना होगी। साथ ही अपने मास्टर जिनसंग गो को भी बुलाना, उन सभी लोगों को एक ही जगह के ऊपर बुलाओ और वहाँ पर बैठकर सभी लोगों से इस बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऑक्शन के बाद शुनजी बहुत ही बुरी मौत मरे, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक प्लान बनाना होगा। तो शुई ज्ञान भी वहाँ पर दीवार के पीछे खड़ी है, सारी बातें सुन रही होती है। एक सीन हमें ऑक्शन हॉल का दिखाया जाता है। ऑक्शन हॉल के अंदर रिसेप्शन के ऊपर एक लड़की होती है और साथ में एक रिसेप्शन वाला बंदा होता है जो कि चीजों को ऑक्शन कर रहा होता है। वो उन सभी लोगों से कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर इस ब्लैक विद स्पीयर को देखा है, हम लोग इसे 6500 स्पिरिट स्टोन में बेचने वाले हैं। इसे मास्टर काइजर स्नो ने बनाया और एक बहुत ही परफेक्ट वेपन है। तो यहाँ पर कौन इसके लिए बिडिंग करेगा। यही बार ऊपर वाले हाल का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर हुडी जाओ बैठा होता है। एक बंदा उसके पास उसका लॉलीपॉप बनाकर लाता है और उससे कहता है सर आपका लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी है। तो अपने लॉलीपॉप को पकड़ता है और कहता है हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो ऑक्शन को भी देख रहा था और कहता है जरा उस बंदे की तरफ देखो तो सही जिसने उस ब्लैक विद स्पीयर को खरीदा है। उसे लगता है कि ये एक बहुत ही परफेक्ट वेपन है, बेचारा उसने तो यहाँ पर एक वेपन को खरीद कर खुश हो रहा है। जबकि उसके साथ सू फैमिली का यंग मास्टर भी होता है। तो यंग मास्टर से कहता है बस भी करो, तुम वहाँ पर ब्लैक विद स्पीयर के बारे में ये वाली बातें खा रहे हो जबकि तुम्हारे पास जो ड्रम्स है वो तो बहुत ज्यादा बेकार है। होली साहब गुस्से के हिसाब से कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास जो ड्रम्स है वो किंग वेपन है। सू फैमिली का यंग मास्टर से कहता है बकवास बंद करो, किंग वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल और स्पेशल वेपन्स होते हैं। हमारी पूरे के पूरी क्लाउड डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही किंग वेपन्स हैं। इस वक्त वो दोनों स्पेशल वेपन्स जो है उनमें से एक ड्रीम फैमिली वालों के पास है जबकि दूसरा कैम्सिस फैमिली वालों के पास है। पुलिस से कहता है इस बारे में तो सभी को बताया तो मुझे क्यों बता रहे हो। वो उसे कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। थोड़ी साहब की चेयर के ऊपर कोई किक मारता है, वो पीछे की तरफ देखकर कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी चेयर को किक मारने की। तो चिन्नई लू वहाँ पर आता है और उसे कहता है क्या तुम लोग मेरी बात को सुन भी रहे हो, मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर क्लाउड चू को मार डालें। थोड़ी साहब उसे कहता है मैं उस लड़के को जानता हूँ, मिस्टी फॉरेस्ट में मैंने उस लड़के से फाइट की थी, वहाँ पर वो लड़का मेरे हाथ से बाल बाल बचा, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर निकल आया। इस बार में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं जरूर उसको मार डालूंगा। इसी वक्त यहाँ पर यंग मास्टर भी निकल आता है जिसका नाम ब्लैक जीन होता है। जो ड्रीम पवेलियन का जो मास्टर है, मास्टर जिसका नाम स्काई जीन है, उसका बेटा है, अपने पास एक स्पेशल वेपन लेकर आया होता है जो कि किंग लेवल का वेपन है जिसको हमारा ड्रीम आर्मर कहा जाता है। वो उनसे कहता है तुम्हें उस लड़के के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो मेरे पास क्या है, मेरे डैड ने मुझे हमारी फैमिली का किंग लेवल का वेपन दे दिया है, ड्रीम आर्मर। मैं इसको यूज करते हुए उस लड़के को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। अगर वो लड़का कुछ ही दिनों में ह्यूमन स्पिरिट लेवल तक भी पहुंच जाता है तभी वो लड़का मुझे नहीं हरा पाएगा। तब हमारे युंजी की तरफ भी दिखाते हैं, जब ये सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं तो वो बाहर खींच रहा होता है। रेन उसे कहती है युंजी तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। युंजी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है, लगता है कि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो नेक्स्ट सीन में फिर से ऑक्शन हॉल का दिखाया जाता है। तो ऑक्शन हॉल के अंदर उसे कहा जाता है कि हर साल यहाँ पर बहुत ही स्पेशल आइटम्स को लाया जाता है। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल वेपन को लेकर आए हैं जो कि ह्यूमन सेक्टर का अरसे से गुम हुआ एक रैलिक है। इंदर वाल में बहुत ज्यादा ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉलड्रॉन है। तो उन्होंने जो रिसेप्शन वाली लड़की रखी होती है वो उस कॉलड्रॉन के ऊपर लेटी होती है जबकि देखने वाले सारे ठरकी ला टपका रहे होते हैं। तो रिसेप्शन वाला बंदा उन सभी लोगों से कहता है अगर इसके अंदर जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो आप इसकी मदद से 3rd लेवल की पिल आसानी से बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलड्रॉन है। तो आप लोग इसको कितने में खरीदना चाहेंगे। तो अजूरा ट्राइपोड कहा जाता है। वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। सभी देखने वाले कहते हैं ये तो वाकई में सेक्टर वालों का एक रैलिक दिखाई दे रहा है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर हम लोग इस कॉलड्रॉन को हासिल कर लेते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से हायर लेवल की पिल्स बना सकते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये किंग लेवल के वेपन के बराबर ही है। रिसेप्शन वाला बंदा उन सभी लोगों से कहता है आपको पता है कि हमारी ऑक्शन किस तरह काम करती है। हम लोग यहाँ पर बिडिंग के लिए प्राइस को सेट करते हैं, लेकिन ये कॉलड्रॉन बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये एंशिएंट कॉलड्रॉन है और इतना ज्यादा स्पेशल है कि हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगाकर इसके लिए बिड करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए कोई भी रूल्स नहीं है, आप जितना चाहे उतना बिड कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके लिए बिडिंग को स्टार्ट करें। यहाँ पर नेक्स्ट सीन्स में आपको काफी सारी अजीब चीजें दिखाई देंगी क्योंकि इस सीरीज में ने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को डाला हुआ है जो आपने पहले भी देखे हुए हैं। यहाँ पर साइड के ऊपर देखें, यहाँ पर आपको छोटा गोकू दिखाई देगा। साइड के ऊपर पोकेमॉन में आने वाला एक कैरेक्टर जो कि साइडाक के नाम से था वो भी आपको दिखाई देगा। ऐसे वहाँ पर उन सभी लोगों को फ्रीली बिड करने को कहा जाता है तो वो सभी लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मिस किन भी ऊपर से खड़ी ये देख रही होती है। वो उस कॉलड्रॉन की तरफ देखती है और कहती है कि ये कॉलड्रॉन काफी ज्यादा पुराना लगता है, लेकिन लगता नहीं है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी हो सकती है, लेकिन हो भी सकता है इसके अंदर एनर्जी हो कि मैं भी 3rd लेवल की पिल्स को बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस कॉलड्रॉन को यहाँ पर कंप्रीहेंड नहीं कर पा रही। यहाँ पर आम लोग इस कॉलड्रॉन को खरीद भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉलड्रॉन को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए पिल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शुंजी उसे कहता है अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो मुझे ह्यूमन एंड
अर्थ की एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ तो मैं इसको आसानी से यूज कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसी कॉल्ड्रॉन को यूज करते हुए उस हीन के लिए एंटीडोट भी बना सकते हैं, इसलिए हमें जो अज़ूरे ट्राइपॉड चाहिए। इस वक्त लू शुई की तरफ भी दिखाते हैं। अंकल लू शुई वहाँ पर अपनी बसर को बजाते हैं और साथ ही वो 8000 स्पिरिट स्टोन्स की बिडिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कहते हैं तो यहाँ पर लू फैमिली वालों ने 8000 की बिडिंग की है। देखते हैं क्या कोई यहाँ पर 8000 से ज्यादा बिड करता है या नहीं। तो लू शुई वहाँ पर बैठे सोच रहे होते हैं। हमने बाहर एक स्नो लोटस फ्लावर को बेचने की कोशिश की थी जो कि जहरीला था, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स कम हो गए हैं और उनका भरोसा हमारे ऊपर से उठ गया है। हम लोग इस कॉल्ड्रॉन को खरीद देते हैं और इसके अंदर पिल्स बनाकर लोगों को बेचते हैं, तो हमारे कस्टमर्स वापस हमारे पास आ जाएंगे। तो अनाउंसर उन सभी लोगों से कहता है तो इसकी बेस प्राइस यहाँ पर 8000 सेट हो चुकी है, तो आप में से कौन 8000 से ज्यादा देना चाहेगा। तो उसमें से एक कहता है 9000, एक 10000 कहता है, इसके साथ 11000, 12000, 10250, फिर साथ ही 16000। यहाँ पर काफी सारे लोग काफी ज्यादा बिडिंग करते हैं। कल लू शुई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि ये मेरे बिजनेस से ज्यादा पैसा दे सकते हैं, तो ठीक है इन सभी लोगों को यहाँ पर कट करते हैं। वो साथ ही यहाँ पर 20000 स्पिरिट स्टोन्स की बिडिंग कर देते हैं। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा इन लोगों ने यहाँ पर 20000 स्पिरिट स्टोन्स की बिडिंग कर दी है, ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग है। हम सभी को गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई भी इसको खरीद नहीं पाएगा। तो अंकल लू शुई सभी लोगों से कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला कॉल्ड्रॉन हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें शुई बिजनेस में अपनी पिल्स को बनाने के लिए इस कॉल्ड्रॉन की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर मुझे मौका देंगे इस कॉल्ड्रॉन को खरीदने का। अगर आप लोग यहाँ पर मुझे ये कॉल्ड्रॉन खरीदने देते हैं तो मैं आपको लू शुई बिजनेस के ऊपर 50% डिस्काउंट दूंगा। आप सभी लोग 50% डिस्काउंट के ऊपर हमारी चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में आपको काफी सारे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, तो अगर आप इनमें से कुछ को पहचान सके तो आपको यहाँ पर वेजिटा दिखाई देगा, उसके साथ आपको मंकी डी लूफी दिखाई देगा जो कि बर्गर खा रहा है और उसके पीछे नारुतो भी दिखाई दे रहा है जो कि रामेन खा रहा है और उसके साथ ही पिकाचू भी खड़ा है। ये सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। अब जबकि ये लोग 50% डिस्काउंट देने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि इन्हें काफी सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या इनके लिए वाकई में ये कॉल्ड्रॉन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे भी हम में से कोई भी लू फैमिली के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इस वजह से हम सभी को यहाँ पर गिव अप करना होगा। मिस्टर लू भी अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये कॉल्ड्रॉन मुझे मिलने वाला है। यहाँ पर बीच में हमारा जुंजी बोल पड़ता है। जुंजी उसे कहता है मिस्टर लू शुई आप तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। यहाँ पर अज़ूरे ट्राइपॉड को भी हासिल कर लिया और साथ में अपने बिजनेस को भी चला लिया, सभी को 50% डिस्काउंट देकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सारे कस्टमर्स हमारी बात पर भरोसा करेंगे, क्योंकि तुमने एक बार इन लोगों को कलरफुल स्नो लोटस जो कि पॉइजनस था वो देकर इनको धोखा देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ में ये ट्राइपॉड ला गया तो तुम इस तरह की और ज्यादा जहरीले केमिकल्स बनाओगे जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होंगे। जैसे ये सभी लोग ये वाली बात सुनते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले इन लोगों ने एक पॉइजनस स्नो लोटस फ्लावर एक बंदे को बेचने की कोशिश की थी। अच्छी तरह से पता था कि वो पॉइजनस है, लेकिन फिर भी इन्हें 50% डिस्काउंट के ऊपर उस बंदे को ये बेच रहे थे। मतलब यह कि अगर इन्हें अज़ूरे ट्राइपॉड मिल गया तो ये इसके अंदर और भी ज्यादा पॉइजनस पिल्स बना सकते हैं। उनका लू शुई भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जुंजी से कहता है जुंजी तुम फिर से यहाँ पर हमारे बिजनेस में टांग अड़ा रहे हो, क्या तुम हमारे बिजनेस को ठप करवाना चाहते हो? तो उस वक्त भी तुमसे सॉरी कहा था, अपने बेटे की तरफ से भी माफी मांगी थी, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर वही सब कुछ कर रहे हो। हमारा जुंजी से कहता है मिस्टर लू प्लीज शांत हो जाएं। हम लोग इस वक्त ऑक्शन हॉल में है, यहाँ पर फाइट जुबान से नहीं की जाती बल्कि यहाँ पर फाइट बिडिंग से की जाती है। लगता है कि जो भी यहाँ पर हाईएस्ट बिडिंग करेगा ये ट्राइपॉड उसे ही मिलेगा। जुंजी यहाँ पर बिडिंग को रेस करना स्टार्ट करता है। वो 25000 कहता है, जबकि अंकल लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑप्शन वाला बंदा भी यहाँ पर दूसरी पार्टी को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर कहता है तो क्लाउड फैमिली जो कि उन्होंने नया बिजनेस स्टैब्लिश किया है क्लाउड बिजनेस के नाम से, यहाँ पर पीछे से आए हैं, लेकिन वो 25000 देने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि क्लाउड बिजनेस काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके पास बहुत सारा पैसा है। देखते हैं लू बिजनेस वाले क्या करते हैं, क्या वो 25000 से ज्यादा देने को तैयार है। लू शुई भी यहाँ पर सोच रहे थे अब मैं क्या करूँ, ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, इसकी एरोगेंस को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर इससे ज्यादा बिड करना होगा और ये वाला ट्राइपॉड हासिल करना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग की एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ऑक्शन हॉल में ऑक्शन जारी होती है। रिसेप्शन वाला बंदा कहता है तो यहाँ पर क्लाउड बिजनेस वालों ने ट्राइपॉड के लिए 25000 की कीमत को सेट किया है। तो देखते हैं कि लू फैमिली वाले क्या करते हैं, क्या वो इससे ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। मिस्टर लू वहाँ पर सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पर इस कॉल्ड्रॉन को खरीदना पड़ेगा, इसे हराना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो इसी वक्त उनका बेटा चिन्नाई लू उनके पास आता और कहता है डैड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास हेल्प है, मैं अपने दोस्तों को लेकर आया हूँ। ड्रीम फैमिली का यंग मास्टर से कहता है मिस्टर लू आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर को आपकी सारी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता है और आपको पता है कि मेरे फादर क्या है, ड्रीम फैमिली के मास्टर हैं। आपने हमारी ड्रीम फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मेरे फादर यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट के ऊपर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा देने को तैयार है। आप लोग इस ट्राइपॉड के लिए यहाँ पर बिड कर सकती हैं।
तो चिन्नई लू अपने डैड से कहता है, डैड अब आपको यहाँ पर हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट करो। अंकल लू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखो कैसे मैं यहाँ पर इस वाले ट्राइपॉड को हासिल करता हूँ। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं, तो क्लाउड चू अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे साथ बिडिंग को रेस करना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम कहाँ तक बिडिंग को रेस कर पाते हो। अंकल लू वहाँ पर बिडिंग को बढ़ाते हैं, वो 30,000 का रेट लगा देते हैं। तो सभी लोग कहते हैं, तो यहाँ पर 30,000 का रेट हो चुका है। जुंजी आगे से 35,000 कहता है, उसके साथ ही ये रेट 40,000 फिर 50,000 इस तरह करते करते ये रेट काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। सभी देखने वाले कहते हैं, लगता है कि दोनों पार्टी इस ट्राइपॉड को हासिल करना चाहती हैं। लोग तो यहाँ पर रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ से 10,000 बढ़ता है, दूसरी तरफ से 20,000 बढ़ जाता है, तक ये रेट 60% तक पहुंच चुका है। मिस्टर लू यहाँ पर 70,000 कहते हैं और साथ ही कहते हैं, ये ट्राइपॉड इतना भी महंगा नहीं है, यहाँ पर 70,000 स्पिरिट स्टोन्स की बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। हमारा जुंजी डायरेक्टली 1 लाख कह देता है। रिसेप्शन वाला फिर से यहाँ पर कहता है, तो क्लाउड बिजनेस वालों ने यहाँ पर 1 लाख की बिडिंग की है, तो देखते हैं कि लू फैमिली वाले इस बिडिंग को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। बाकी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं, लगता है कि ये लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि इन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये ट्राइपॉड इतना ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। लू फैमिली और इसके साथ जितने साथी होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि क्या वाकई में इस ट्राइपॉड के लिए 1 लाख की कीमत देना ठीक रहेगा। जुंजी वहाँ पर बड़े आराम से बैठा था, एरोगेंटली हंसते हुए उन लोगों से कहता है, मिस्टर लू आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि आप वाकई में इससे ज्यादा बिड कर सकते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर उसके बाद जाकर इस ट्राइपॉड को खरीदे। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आपको अपनी सारी दुकानें भी बेचना पड़ जाएंगी। जुंजी भी यहाँ पर उसको गुस्सा दिलाता है। जैसे वो उसको गुस्सा दिलाता है तो मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी कीमत अदा नहीं कर सकता? तुम मेरे सामने अभी कच्चे बच्चे हो। क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी कीमत दोगे तो मैं इससे ज्यादा बिड नहीं कर पाऊंगा। वो कहते हैं, ठीक है मैं यहाँ पर 2 लाख की बिडिंग करता हूँ। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं कि अब तुम क्या मुझसे इससे ज्यादा बिड कर पाते हो या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स के साथ इस स्क्वाड्रॉन को खरीद पाओगे। महाराज जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मिस्टर लू आप तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। आप 2 लाख में इसको खरीद सकते हैं। छोटा सा स्क्वाड्रॉन जो कि इतना भी ज्यादा कीमती नहीं है, आप इसे 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स में खरीद ले, ये आपका हुआ। ऐसी महाराज जुंजी उसे ये वाली बात करता है। मिस्टर लू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर इस छोटे से स्क्वाड्रॉन की कीमत 2 लाख लगा दी, इसके बाद इसने बिडिंग को खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुझे ये 2 लाख में खरीदना पड़ेगा। सभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि ये बेवकूफ पागल हो गया है, इसने यहाँ पर 2 लाख एक ट्राइपॉड के लिए दे दिया है। तो वाकई में ये 2 लाख में इस ट्राइपॉड को खरीदने वाला है, ये तो इसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। मिस्टर लू को भी एक झटका लगता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। उसका बेटा उसे कहता है, डैड डैड क्या आप ठीक है? लेकिन डैड सोच रहे होते हैं, 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स में मैं बहुत सारी होली लेवल की स्किल्स को सीख सकता था, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक और बहुत सारे वेपन्स को खरीद सकता था। मैंने 2 लाख में यहाँ पर एक ट्राइपॉड को खरीद लिया। हम लोग इस स्क्वाड्रॉन के अंदर मौजूद हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज नहीं कर पाए, तो फिर ये स्क्वाड्रॉन बिल्कुल बेकार है, हमारे 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स जाया हो जाएंगे। देखने वाले वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं, इस बंदे ने तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरी डील की है। तो रिसेप्शन वाला बंदा भी अंदर से बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। साथ ही वो कहता है, प्लीज सभी लोग शांत हो जाएं, आप लोग यहाँ पर हंसे नहीं। अगर कोई भी यहाँ पर इस प्राइस को रेस नहीं करने वाला तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ 2 लाख 1। तो साथ ही वहाँ पर काउंटिंग को स्टार्ट करता है। उसी वक्त एक बंदा बाहर से भागता हुआ आता है और मास्टर लू शुई से कहता है, मास्टर मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। आपको पता है ना कि कल क्या हुआ था? कल इस लड़के जुंजी ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया था। मार्केट में इसने हमारी रेपुटेशन को खराब कर दिया, जिसकी वजह से आप अपनी दुकान के ऊपर 100 भी एलिक्सर्स नहीं बेच पाए, 100 पिल्स भी नहीं बिकी। हमारी बाकी की सारी शॉप्स का भी यही हाल है, उन सभी के ऊपर भी हमारी पिल्स नहीं बिक रही। उनका लू शुई से कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यहाँ पर साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो, हुआ क्या है? हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? हमारी दुकानें क्यों ठप हो गई? हमारे पास कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे? रिसेप्शन वाला अभी भी वहाँ पर अनाउंस कर रहा था। वो कहता है, मैं यहाँ पर 2 लाख 2 कह रहा हूँ और तीसरी बार कहने पर ये चीज इनकी हो जाएगी। बंदा उनसे कहता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस इसीलिए ठप हुआ है क्योंकि कल जुंजी ने वहाँ पर सभी लोगों के सामने पोल खोल दी थी कि हम लोग यहाँ पर लो क्वालिटी का मटेरियल बेच रहे हैं और ऊपर से क्लाउड बिजनेस के नाम से एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। क्लाउड बिजनेस वाले बहुत ही अच्छी चीजें कम दामों के ऊपर बेच रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी है। डिस्काउंट देने की वजह से सभी लोग उनके पास जा रहे हैं और क्लाउड बिजनेस वालों ने आहिस्ता आहिस्ता सभी दुकानों के ऊपर कब्जा कर लिया और वो लोग किन फैमिली की सभी दुकानों में अपना माल बेच रहे हैं। अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम लोग नया माल खरीद सके। चिन्नई लू उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम यहाँ पर किस क्लाउड बिजनेस की बात कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ पर ये तो नहीं कह रहे कि क्लाउड चूज यानी कि जुंजी का वो बिजनेस है? कल्लू और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि जुंजी ने ये सारे का सारा ट्रैप बिछाया हुआ था, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, हमें यहाँ पर फंसा दिया। के साथ रिसेप्शन वाला बंदा कहता है, तो हम लोग यहाँ पर तीसरी बार 2 लाख कह रहे हैं, क्या कोई इससे ज्यादा बिडिंग करेगा? अगर नहीं तो फिर ये 2 लाख के ऊपर सेट हुआ, 2 लाख में मिस्टर लू को मिल रहा है। इसी के साथ ही मिस्टर लू को एक झटका लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसका बेटा बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो अंकल थोड़ी देर के लिए वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। उसके साथ वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, 2 लाख या फिर 2.5 लाख मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। फिर वो
जोर जोर से हंसते हुए पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम सभी लोगों को स्पिरिट स्टोन देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं। जबकि चिनाई लू अपने डैड को देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या मेरे डैड तो पागल हो गए हैं, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं तो अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी यंग मास्टर की लाइफ एंड होने वाली है। अपने डैड से कहता है डैड चलो हम लोग घर चलते हैं। तो रिसेप्शन वाला बंदा भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है यंग मास्टर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर हमें कब स्पिरिट स्टोन्स देने वाले हैं, हमें अभी स्पिरिट स्टोन्स देंगे या फिर बाद में देंगे, हम लोग कालब्रान को कब आपके पास भिजवा दें। कि चिन्नाई लू अपने डैड को पकड़ता है, बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है हमें वो तुम्हारा कालब्रान नहीं चाहिए, मेरे डैड को तुम लोगों ने पागल कर दिया। जबकि रिसेप्शन वाले चिल्लाकर कहता है तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोगों ने इस कालब्रान को 2 लाख में खरीदा है। ये देखने के बाद अपने टाइगर से कहता है यानी जाओहा से कहता है जाओहा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी स्ट्रेटेजी वाकई में काम कर रही है, सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। वो से कहता है यंग मास्टर ये तो आपने मुझे बताया था कि हमें ये काम करना है। जुनजी कहता है तो हम लोग यहाँ पर अच्छे मटेरियल के जो एलिक्सर्स हैं वो लो प्राइस में बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे हमेशा के लिए नहीं बेच सकते क्योंकि हमें इससे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना काफी रहेगा 5 बड़ी फैमिलीज के बिजनेस को ठप करने के लिए। टीम फैमिली का यंग मास्टर ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है इस लड़के की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसने 5 बड़ी फैमिलीज में से लू फैमिली के बिजनेस को यहाँ पर ठप कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ से। कि मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया है। हुडी जाओ काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है मैं इस लड़के को यहाँ पर अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं यहाँ पर रीब्रीडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि इसको सबक सिखाया जा सके। यंग मास्टर सू से कहते हैं बकवास बंद करो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इस ट्राइपॉड के लिए यहाँ पर अपने पैसे को जाया कर सके, इसी वजह से हमें यहाँ पर शांत रहना होगा, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा इस लड़के को मारने का। हुडी जाओ जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, अगर तुम मेरे बड़े भाई भी होते तभी मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, मेरे सामने इस तरह जीनियस बनने का नाटक ना किया करो। ड्रीम फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और दोनों से कहता है तुम दोनों बस करो। ये बात सच है कि लू फैमिली का बिजनेस अब ठप हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम दोनों की फैमिली बिजनेस भी ठप हो जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बिहेव करो वरना तुम दोनों को भी यहाँ पर ड्रीम फैमिली से निकाल दिया जाएगा। रिसेप्शन वाला बंदा उन सभी लोगों से कहता है अब जबकि लू फैमिली वालों ने यहाँ पर अपने वर्ड्स को तोड़ दिया, यानी कि उन्होंने बिडिंग को पीछे ले लिया और वो यहाँ से भाग गए हैं, मतलब यह है कि हमारी बिडिंग इनवैलिड हो चुकी है। ऑक्शन के रूल्स के मुताबिक अगर एक बंदा पीछे हट जाता है तो इसके बाद जिसने हाईएस्ट बिडिंग की होती है तो ये ट्राइपॉड उसे जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर युंजी ने इस ट्राइपॉड को खरीद लिया है। तो वो जल्दी से भागता हुआ युंजी के पास जाता है और कहता है भागता हुआ युंजी के पास जाता है और उसे कहता है मिस्टर चुआ आपने यहाँ पर 1 लाख की बिडिंग की थी तो क्या आप हमें 1 लाख अभी देंगे। युंजी उसे कहता है मेरे पास तो 1 लाख बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 25,000 है, क्या तुम 25,000 में से बेचोगे। तो वो उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा लो प्राइस है। फिर साथ ही वो उसे कहता है लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक हाईएस्ट बिडर हो तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर कैश भी लेते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम अपने वीजा कार्ड को भी यूज कर सकते हो, फिर हम लोग यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं। युंजी इस ट्राइपॉड को खरीद लेता है और उसके बाद नेक्स्ट आइटम को लाया जाता है, तो वो लोग उनसे कहते हैं तो यहाँ पर डिले के लिए माफी चाहते हैं, तो हमारी अगली आइटम यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने हाजिर है, तो हम लोग एक प्राचना हर्ब कहते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 4 की जड़ी बूटी है, लेकिन इसकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा प्योर है और इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल इंजरी है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपकी इंटरनल इंजरी बड़ी स्पीड से हील हो जाएगी। हम लोग 1000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ इसकी ऑक्शन को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। शुंजी कहता है तो मेरे यहाँ पर आने का मकसद एक ये वाली जड़ी बूटी भी है, मुझे ये वाली जड़ी बूटी नहीं चाहिए लेकिन किसी और को ये वाली जड़ी बूटी चाहिए, वो यहाँ पर जरूर आएगा। इसी ऑक्शन स्टार्ट होती है, हमारा शुंजी 1500 की बिड करता है और उसी वक्त उसे बिड में से 3000 की बिडिंग की आवाज आती है। शुंजी कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा यहाँ पर आएगा, ये तो वाकई में यहाँ पर जड़ी बूटी को लेने के लिए आ गया है। यहाँ पर सारी भीड़ के अंदर एक बंदा खड़ा होता है जिसने नकाब किया होता है। शुंजी कहता है ये तो वही है, ये बंदा तो यहाँ पर वाकई में आ गया। तुम्हारा शुंजी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं अभी से आता हूँ, तुम सभी लोग आना चाहो तो बैक डोर से घर वापस चले जाना, ये अभी बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। और हमारा शुंजी जल्दी से जंप करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि वो बंदा भी हमारा शुंजी को देख लेता है, वो भी जंप करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो पिछली गली में जाकर लैंडिंग करता है, हमारा शुंजी वहीं पर होता है। शुंजी उसे कहता है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, स्काई लिन तो क्लाउड डायनेस्टी के टॉप मास्टर्स में से एक मास्टर हो, मैंने सुना है कि तुमने एक ह्यूमन लेवल का स्किल क्रिएट किया था जिसको 3000 थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है, तुम तो वाकई में अपनी रेपुटेशन के मुताबिक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। बंदा उसे कहता है लगता है कि तुम्हें कोई गलती लगी है, मैं कोई और हूँ, मैं वो नहीं हूँ। शुंजी कहता है क्या वाकई में, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आइलिन उसे कहता है मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी हूँ जो यहाँ पर इस प्राचीना हर्ब को खरीदने के लिए आया था, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। शुंजी इसको किस तरह अपना एल्डर बनने के लिए मनाएगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा युंजी एक मास्टर के पीछे जाता है जिससे उसे लगता है कि वो मास्टर है, यानी कि वो क्लाउड डायनेस्टी का सबसे पावरफुल मास्टर होता है। वो उसके पीछे जाता है और जाकर उससे बात कर रहा होता है, जबकि वो मास्टर इस बात को डिनाई कर देता है कि वो वही पावरफुल मास्टर है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। युंजी से सारी डिटेल बताता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे कहता है तुम्हारा नाम स्काई जिन है, तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो जिसके पास लेवल 7 की मार्शल स्पिरिट है। इसका मतलब ये है कि तुम क्लाउड डायनेस्टी के एक बहुत ही लेजेंड
लेजेंडरी फिगर हो। तब से तुमने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया है, तब से तुमने किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया। तुम हमेशा से अकेले ही कल्टीवेट करते आ रहे हो, इसी वजह से तुम अकेले ही रहे हो। 30 साल पहले स्काई जिन अचानक से गायब हो गया था और सभी को ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया, सभी को ऐसा लगता है कि वो मर गया है, इसी वजह से वो गायब हुआ है, जबकि उन सभी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मास्टर स्काई जिन ने ह्यूमन स्पिरिट राम के बाद जिन और जैंग स्पिरिट राम को भी पार किया और उसके बाद अब वो निर्वाणा स्टेज में पहुंच चुका है। राम ऑफ निर्वाणा को थंडर ब्रेक निर्वाणा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग जहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर बार ह्यूमन की तरफ से आपके ऊपर थंडर स्टॉर्म गिरता है और उस थंडर स्टॉर्म को फेस करने के बाद आप ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मास्टर तुम्हारे पास बहुत सारे टैलेंट्स है, लेकिन फिर भी उस थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, वो थंडर तुम्हारी बॉडी के ऊपर गिरने की वजह से तुम्हारे पास काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो गई है, इसी वजह से तुम काफी जख्मी हो। जब तुम निर्वाणा स्टेज में पहुंचे और उसके बाद तुम्हारे ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी गिरी, थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरी, तो उसके बाद तुम्हारी इंटरनल इंजरीज और भी ज्यादा बुरी हो गई, जिसकी वजह से 30 साल पहले तुम्हें सर्कुलेशन में जाना पड़ा। साल पहले से तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सारी इंजरीज हैं और तब से तुम छुपे हुए हो, तुम किसी के सामने नहीं आते। लगता है कि तुम यहाँ पर इस प्राजना हर्ब को खरीदने के लिए इसीलिए आए हो ताकि तुम इस 7 स्टार फ्रूट की मदद से साथ में कुछ और चीजों को मिलाकर एक ऐसी मेडिसिन बना सको जिससे तुम अपनी इंटरनल इंजरीज को हील कर सको। तो मास्टर स्काई जिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तुम्हारा ये सब कुछ कहने का मकसद क्या है? तो जाओ उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन तुम्हारे लिए काफी नहीं रहेगी, जो तुम्हारी इंजरीज को हील नहीं कर सकती। तुम अगर मुझसे वादा करो कि तुम 1 साल तक मुझे प्रोटेक्शन दोगे तो मैं तुम्हारी इंजरीज को कम्प्लीटली हील कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लड़के हो। अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं क्योंकि वो एक लेवल 7 की मास्टर स्पिरिट है, इसी वजह से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमारा जुंजी पीछे की तरफ हटता है और कहता है, इसकी मास्टर स्पिरिट का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। जुंजी उसे कहता है, मास्टर लिन, क्या तुम अभी भी यहाँ से भागकर जाना चाहते हो जबकि तुम्हारे सामने एक मौका है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मास्टर जिन उसे कहते हैं, बस भी करो, तुम मुझे नहीं बचा सकते। हमारा जुंजी मास्टर लिन से कहता है, मास्टर लिन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा डीप हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के फंक्शंस खराब हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर इनको जल्दी से जल्दी हील नहीं करते और अगले ब्रेक थ्रू की वजह से जब आपके ऊपर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी, नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, आप मारे जाएंगे। मास्टर लिन से कहते हैं, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है कि बॉडी फंक्शंस को बिल्ड किया जा सकता है? तो साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को वापस बुला लेते हैं और उसे कहते हैं, तो लगा था कि तुम बस एक संग हीरो हो, क्योंकि बस यहाँ पर 5 बड़े बिजनेसेस के ऊपर कब्जा करना चाहता है और उनको लीड करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ पता है और तुमने वाकई मेरे पर एक रिमार्केबल इंप्रेशन छोड़ा है। जैसे वो जाने लगते हैं, हमारा जुंजी अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है, मास्टर जरा रुके, मेरे पास कुछ है, ये आपके लिए है। वो अपनी चीज फार्मूला को निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तो इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां और उसके साथ एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसके साथ आप अपने बॉडीली फंक्शंस को दोबारा से रिएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक 9 ऑरिफिस अजूरे रूट दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके अपने स्पिरिट मटेरियल्स के साथ ये वाली रूट काफी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी और आपके बॉडीली फंक्शंस को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। जुंजी उसे कहता है, चलो ठीक है, आप इसको अपने पास रखें, इसको प्रैक्टिस करें, अगर आपको लगे कि ये काम कर रही है तो आप मेरे पास आ जाना। 3 दिन के बाद आपको मेरे क्लाउड होम में आना होगा। तो मास्टर स्काई जिन उसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस बात को यकीन कर लेता हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर एक 6 लेवल की जड़ी बूटी दी है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया है और ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, तुम्हारे कुछ और प्लान है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर चाहे कैम्सिस फैमिली के तुम कोल्ड साइपल क्यों ना हो, मैं कैम्सिस फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो मास्टर बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम्हारा जुंजी सोच रहा होता है, हालांकि मास्टर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, लेकिन अगर इसने यहाँ पर देख लिया कि मैं इसके काम का हूँ तो ये मेरा साथ देगा और अगर 1 साल के लिए मुझे इसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है, मुझे किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जुंजी को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। वो कहता है, कौन है वहाँ पर? उसी वक्त उसके पीछे से शुइकियान निकलती है। शुइकियान वहाँ पर खड़ी होती है। हमारा जुंजी अपनी बीस फायर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। शुइकियान उसे कहती है, तुम्हारी इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर मुझे महसूस कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उस मास्टर के हाथ से मरे नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं मार सकती हूँ, तुम्हें मेरे हाथ से ही मरना है। जुंजी से कहता है, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए फॉलो कर रही थी? अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। हमारा जुंजी आगे की तरफ चल पड़ता है। शुइकियान उसे कहती है, जरा रुको, मुझे तुम कुछ और बात भी करनी है। मैं यहाँ पर तुमसे बिजनेस की बात करने के लिए आई हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे बारे में है। वो साथ उसे बताना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है, मिस्टर लू शुई ने मास्टर गुजो के ड्रीम फैमिली के एल्डर हैं, उनके साथ राब्ता किया है और सभी लोग मिलकर तुम्हारे पर अटैक करने वाले हैं, तुम्हें यहाँ पर तैयार होना होगा। जुंजी उसे कहता है, तुम मुझे इस तरह की बात क्यों बता रही हो? वो उसे कहती है, मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ ताकि कोई भी तो दूसरा तुम्हें अपने हाथों से ना मार सके। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। शुइकियान और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और वहीं पर खामोश हो जाती है। जुंजी उसे कहता है, लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में बात कर रही हो, यहाँ पर बातों को घुमा फिरा कर क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अब से तुम एक बच्ची थी तब से तुम इसी तरह की बातें करती आ रही हो, तुम घुमा फिरा कर बातें करती थी, कभी भी मुझे सच्चाई के बारे में नहीं बताया। शुइकियान उसे कहती, तुम किस तरह की सच्चाई की बात कर रहे हो? जुंजी उसे कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं। कुछ बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसी वजह से मैं तुम्हारे पर तो
सारा इल्जाम बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। क्योंकि शुई यहाँ सोच रही होती है क्या यहाँ पर जब मुझे दोबारा से किस करने वाला है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिल्कुल रेडी होती है। जबकि हमारा शुंजी उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारे मुंह के अंदर दोबारा से वो स्पिरिट ईटिंग वर्म तो नहीं है। शुई ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम किस तरह की बात कर रहे हो। हमारा शुंजी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो भी उसके पीछे लग जाती है। दोनों भागते हुए काफी दूर निकल जाते हैं और जाकर एक रिवर के पास खड़े हो जाते हैं। शुई उसे कहती है तुम बस देखते जाओ, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगी। शुंजी कहता हाँ क्यों नहीं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। साथ ही शुई उसे कहती है क्या तुम्हें अपने बचपन की याद है, हम तीनों बच्चे हुआ करते थे, हम दोनों की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी और हम तीनों भागकर आगे चले जाते थे, जबकि यूजियांग पीछे ही रह जाती थी। वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती थी और बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती थी और कहती थी कि मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं आगे जाकर उसके लिए इंतजार करना पड़ता था। उसे कहता हाँ मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, और यहीं पर वो बचपन का सीन भी दिखाते हैं। इसी के साथ ही हमारा शुंजी फिर से उदास हो जाता है और अपनी वाइफ को याद करते हुए सोच रहा होता है। उसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। विज्ञान में इसे देखकर काफी हैरान हो जाती है कि जब भी यहाँ पर अभी की बात की जाती है ये इतना उदास क्यों हो जाता है। शुंजी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे मदद चाहता हूँ, मुझे लू फैमिली और जिनसेंग गू इन दोनों के बारे में मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। नेक्स्ट सीन में क्लाउड हाउस का दिखाया जाता है। हमारा शुंजी वापस आता है और उनसे कहता है मैं वापस आ गया हूँ। वक्त मिस किन भागती हुई उसके पास आती है और कहती है क्लाउड जल्दी से मेरे साथ आओ, लॉरेन के साथ कुछ बुरा हुआ है। शुंजी कहता है उसके साथ क्या हुआ, चलो आओ। वो दोनों भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। स्किन उसे कहती है तुमने बाजार से जो 9 कलर लोटस फ्लावर लिया था वो इसने खा लिया है, वो खाने के बाद से इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लगता है कि इसे बुखार हो गया है। मैंने इसके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की लेकिन कोई भी असर नहीं हो पाया। शुंजी भी भागता हुआ अंदर आ जाता है, लोरेन को देखता है तो लोरेन की बॉडी वहाँ पर काफी ज्यादा गर्म होती है। शुंजी से कहती है शुंजी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी अंदर से फटने वाली है, इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है। शुंजी से कहता है तुम्हें ज्यादा हरकत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी ट्रीट करता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हें क्या है। शुंजी सोच रहा होता है इस लड़की ने जो 9 कलर वाला स्नो लोटस फ्लावर खाया है वो इसकी मार्शल स्पिरिट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक वाटर लिली है। तो लगा था कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपैटिबल होंगे और इससे इसकी एनर्जी बढ़ेगी। फिर हमारा शुंजी इसको वहीं पर बिठा देता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है ताकि वो उसको वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दे सके। तब हमारा शुंजी उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर कर रहा होता है तो शुंजी को पता चलता है कि इसकी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि अभी तक इसकी मेरिडियंस बिल्कुल ब्लॉक थी, इसी वजह से ये आगे डेवलप नहीं कर पा रही थी, अपनी कल्टिवेशन को बढ़ा नहीं पा रही थी। जिसे सब कुछ पहले क्यों नहीं पता चला। तो हमारा शुंजी वहाँ पर फोर्सफुली उसकी मेरिडियंस को ओपन कर देता है। जब उसकी मेरिडियंस को ओपन करता है तो वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। इनके बेहोश होने के बाद वो उसे वहीं पर लिटा देता है और कहता है ये ठीक हो जाएगी, मैंने इसकी मेरिडियंस को ओपन कर दिया है। इसकी मेरिडियंस पहले से बंद थी, इसकी वजह से कल्टीवेट नहीं कर पा रही थी और इसने जो स्नो लोटस फ्लावर खाया था उसकी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी। जबकि मैंने इसकी बॉडी को क्लियर कर दिया है, इसकी मेरिडियंस दोबारा से एक्टिवेट हो गई है, तो बहुत ही जल्दी ये 9 फ्लावर की बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगी और साथ ही इसकी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी। और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मिस किन से कहती है मैंने सुना है कि लॉरेन एक बहुत ही गरीब घर से है, तो बहुत ही लकी बात है कि वो तुमसे मिल सकी है। मुझे सोच रहा होता है क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा लकी बात है। लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिली थी तो मेरी वजह से वो मारी गई थी, इसी वजह से मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं ये वाली गलती दोबारा नहीं करने वाला कि मेरी वजह से वो दोबारा मारी जाए। हमारा शुंजी से कहता है हमें अपने प्लान को अब आगे बढ़ाना होगा, मेरे पास अब ट्राइपॉड आ चुका है, उस ट्राइपॉड को यूज करते हुए मैं हीन का तोड़ निकालूंगा। मैं उसके लिए कोई ऐसी पिल्स बनाऊंगा जो कि हीन के लिए, इसकी एडिक्शन को छोड़ने के लिए काफी ज्यादा असरदार हो। चाहता हूँ कि तुम बाकी के बिजनेस के ऊपर सस्ती मेडिसिन बेचना स्टार्ट करो, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम लोग सारे के सारे बिजनेस के ऊपर कब्जा कर सके। मिस किन से कहती है ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद हमारा शुंजी हीन का तोड़ निकालने के लिए वहाँ पर बैठा होता है, मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त से बाहर से आवाज आती है क्लाउड जो तुम कहाँ पर हो। हमारा शुंजी कहता है ये तो लॉरेन की आवाज है। तो 3 दिन के बाद ये उठ गई है, चलो ये तो अच्छी बात है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, शुंजी सामने की तरफ देखता है, कहता है ये लड़की कौन है, ये तो लॉरेन नहीं है। लॉरेन अब साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वो उससे कहती है शुंजी जरा मेरी तरफ देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे आखिरी बार याद है कि जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मेरी बॉडी हॉट हो चुकी थी जिसकी वजह से उठ नहीं पा रही थी, और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं शुंजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि इसकी मेडियंस की ब्लॉक होने की वजह से इसका साइज काफी ज्यादा छोटा रह गया था, ये ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जबकि इसकी मेडियंस अनलॉक हो चुकी है और इसने कल्टीवेट भी किया है जिसकी वजह से इसका साइज जल्दी से बड़ा हो गया है। लॉरेन जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, आकर शुंजी के साथ चिपक जाती है और उसे कहती है अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ तो शुंजी क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चलो अब जल्दी से मेरे साथ शादी कर लो। वक्त में स्किन अंदर आती है, दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है और गुस्से के साथ कहती है कौन है जहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में सोचने की। पेन भी आगे बढ़ती है और कहती है आंटी तुम्हें इस बात से क्या मसला है, क्योंकि मिस किन भी गुस्से के साथ से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम शुंजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जिनसोंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जिनसोंग गू ने बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स को वहाँ पर बुलाया होता है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे जमा होते हैं। जबकि उसी वक्त ब्लैंक जिन मास्टर गू के कान में आकर कुछ बात कहता है। शुई क्यान भी वहाँ पर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है। शुई क्यान कहती है जुनजी ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ड्रीम फैमिली का इस बारे में क्या मकसद है। वो लोग यहाँ पर इन सारी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो इन सभी से क्या करवाना चाहते हैं। तो सू फैमिली के मास्टरों से कहते हैं मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लू फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर एक छोटे से लड़के की वजह से पागल हो जाएंगे। उनको पागलपन का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से रातों रात उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और अपने डैड के पागल होने के बाद उसका बेटा चिन्नई लू अपने डैड की जगह पर अब नया मास्टर बन चुका है। वो लोग उसे कहते हैं अब यहाँ पर एक छोटा सा चूजा भी अपने डैड की जगह पर पैट्रियार्च बनकर हमारे सामने बैठा हुआ है इस मीटिंग में। चिन्नई लू से कहता है मास्टर सू आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक न एक दिन उस लड़के को जरूर मार डालूंगा और अपने फादर का बदला जरूर लूंगा। जाओ फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो उनसे कहते हैं मास्टर सू मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़कर इस लड़के से निमटना चाहिए जैसे कि किन फैमिली के एल्डर ने उसे निपटा है। फिर साथ ही वो किन फैमिली के टियानफेंग किन से कहती है टियानफेंग किन तुम हमारी ऑक्शन में क्यों नहीं आए थे, क्योंकि ये उस वक्त ऑक्शन में इसलिए नहीं आया था कि उस वक्त से बंदी बनाकर रखा गया था और इस वक्त भी ये फेक है। तो मास्टर जू से कहते हैं तुमने अपने भाई को तो मार डाला है, तुम्हारे भाई के मरने के बाद क्या तुम इस बात से तो नहीं डर रहे कि तुम्हारी भतीजी रेन मिस किन वो तुम्हारी जगह के ऊपर कब्जा कर लेगी और किन फैमिली की नई मास्टर बन जाएगी। बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम सभी लोगों को लगता है कि ऐसा ही है, इसी वजह से ये अपनी बांजी से बहुत ज्यादा डरता है। तो टियानफेंग किन उन लोगों से कहते हैं वो लड़की तो बहुत ज्यादा कमीनी है, वो इस वक्त क्लाउड चू की साइड के ऊपर हो चुकी है, वो चू जुनजी से मिल चुकी है, इसी वजह से मैं उस लड़की से बदला तो लेकर रहूंगा और दोनों को मार डालूंगा। फिर साथ ही वो एल्डर गू से कहता है एल्डर गू अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं उन दोनों लोगों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जा सकता हूँ। एल्डर गू से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने को तैयार हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है। जुई फैमिली के प्रेसिडेंट से कहते हैं जुई फैमिली के प्रेसिडेंट आप तो हमेशा हमारी मीटिंग में नहीं आते, तो इस बार आप हमारी मीटिंग में क्यों चले आए हैं। जुई फैमिली का पैट्रियार्च से कहता है मास्टर गू आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बैकग्राउंड स्पोर्ट में टाई क्लैन है, टाई क्लैन हमें सपोर्ट करता है जिसकी वजह से हम बिजनेस एक ही बात के ऊपर विश्वास रखता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर। अब जबकि एक लड़का आ चुका है जो कि हमारे बिजनेस को ठप करने पर तुला हुआ है, तो मेरा बिजनेस यानी कि जुई फैमिली का बिजनेस भी ठप होने की कगार पर है, इसी वजह से मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा। हम सभी की इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है, इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो एल्डर को हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पांचों की पांचों बड़ी फैमिलीज की सपोर्ट मेरे साथ है, अगर पांचों बड़ी फैमिलीज की सपोर्ट मेरे साथ हो तो हम लोग उस लड़के को आसानी से मार सकते हैं। एल्डर को सभी लोगों से कहते हैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह से पता है कि हमने ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है, क्योंकि क्लाउड चू यानी कि जुनजी ने जो बड़ी फैमिलीज के बिजनेसेस को ठप करने की ठान लिया और वो अपने बिजनेस को फैला रहा है। लास्ट टाइम ऑक्शन में उसने मास्टर लू के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो पागल हो गए और इस सदमे की वजह से घर जाने के बाद उनकी मौत हो गई, जैसे वो उसका कातिल है। तो हमें यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को भी संभल कर रहना होगा। तो ब्लैंक जिन उन लोगों से कहता है हमारा एक प्लान है, हम लोगों ने एक नया प्लान बनाया कि हम लोग फ्रैंकनेस मैंशन के ऊपर वहाँ पर एक मीटिंग रखेंगे, एक बैंक्वेट पार्टी रखेंगे जिसमें हम लोग जुनजी को भी इनवाइट करेंगे। वहाँ पर उसको बुलाने के बाद हम सभी लोग मिलकर उसको मार डालेंगे, लेकिन हम लोग उसको इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते क्योंकि उसके पास जो मेडिसिन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। हमें उसके पास से उन सारी पिल्स के फार्मूलास लेने होंगे और उसके बाद हम उसे मार सकते हैं। फिर हम उन सारे फार्मूलास को अपनी शॉप्स के ऊपर बेचेंगे। सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं और उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर टियानफेंग किन की तरफ भी दिखाते हैं जो कि क्लाउड मैंशन की तरफ वापस जा रहा होता है। साथ ही वो अपना मास्क उतारता है तो वो पॉइजन जैन होता है। पॉइजन जैन टियानफेंग किन की जगह बनकर वहाँ पर उनकी मीटिंग में गया होता है और सोच रहा होता है ये तो वाकई में हमारे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जाकर अपने मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ठीक रहेगा। कई बार एक छोटे से कीड़े को भी दिखाते हैं। ये छोटा सा कीड़ा ब्लैंक जिन का होता है क्योंकि ब्लैंक जिन के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो बग्स की मास्टर स्पिरिट है और वो बग्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो मास्टर गू के पास ही बैठा है। तो मास्टर गू से कहता है जैसा कि आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और चू ने अपने एक बंदे को टियानफेंग किन बनाकर यहाँ पर भेजा हुआ था जो कि हमारी बातें सुन रहा था। अब उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मास्टर गू से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा यंग मास्टर, और चू के पास तो काफी सारी ट्रिक्स हैं लेकिन हमें बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ब्लैंक जिन से कहता है मास्टर गू मुझे ये बताओ क्या आपको मेरे मास्टर से कोई न्यूज मिली है, वो कब वापस आने वाले हैं। तो वो से कहते हैं मुझे अभी अभी एक लेटर मिला है, वो सिर्फ 3 महीने में वापस आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में क्लाउड मैंशन का दिखाया जाता है। तो जैन जैसी वापस आते हैं वो दरवाजा खोलते ही कहते हैं मास्टर एक बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलते हैं महसूस होता है कि अंदर का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारा जेलसी हो रही है। सामने की तरफ देखते हैं तो सामने मिस किन बैठी होती है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जबकि दूसरी तरफ जुनजी बैठा होता है। जुनजी के साथ लॉरेन चिपकी होती है और उसे कह रही होती है क्लाउड चलो जल्दी से मुझसे शादी कर लो, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे जैन जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और लॉरेन को खींच कर पीछे कर देते हैं और कहते हैं जब यहाँ पर तो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में बात नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी से यहाँ से जाओ बाहर जाकर खेलो। जुनजी
से कहता है मास्टर जैन आप तो काफी ज्यादा लेट हो गए, मेरे पास तो पहले से इनविटेशन आ चुका है, मुझे फ्रैग्रेंस मैंशन में फिर पार्टी में इनवाइट किया गया है। आज रात हम सभी लोग फ्रैग्रेंस मैंशन में जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग इस बैंक्वेट पार्टी को अटेंड करेंगे। तो यही चाहता था, चलो हम सभी लोग आज रात ही जाएंगे। जुनजी उन लोगों से कहता है इससे पहले कि हम लोग वहाँ पर जाएं, मैं तुम लोगों को एक नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ जो कि 1 साल के लिए हमारा एल्डर बनने वाला है। साथ ही कहता है एल्डर प्लीज अंदर आ जाए। मिस्टर स्काईलिन वहाँ से कहता है ये हमारी डायनेस्टी का टॉप क्लास का मास्टर है। तो मास्टर स्काईलिन चप्पल पहने हुए अंदर आ जाती है। मिस्टर लिन अंदर आती है, उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर मेरी तारीफें कर रहे हो जबकि तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, तुम्हें सोल ऑफ मार्शल आर्ट और इसके साथ साथ तुम्हें बॉडी फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और तुम फ्यूचर में मार्शल आर्ट एम्परर राम तक जरूर पहुंच सकते हो। मिस किन और पॉइजन जैन दोनों इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में सच है, क्या ये वाकई में वही स्काईलिन है। मास्टर जैन उसके बहुत बड़े फैन होते हैं, वो उसे कहते हैं मास्टर लिन मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मिस किन उसे कहती है मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन थे, वो तो आपको अपना आइडल मानते थे। वो उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है मेरे डैड ने अपना हेयर कट भी बिल्कुल आप जैसा करवाया हुआ था, मैंने अपने फादर से सुना था, वो आपकी तारीफें किया करते थे। उन्होंने कहा कि जब आप 30 साल की उम्र में पहुंचे तब तक आप ह्यूमन स्पिरिट राम में पहुंच चुके थे, वो हमारी क्लाउड डायनेस्टी के सबसे टैलेंटेड इंसान है। तो मास्टर भी उसके पास चले जाते हैं। मास्टर लिन से कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे फादर मेरे बारे में इस तरह से बात करते थे? मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे फादर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी, जब मुझे जड़ी बूटियों की जरूरत थी वो मेरे लिए काफी सारी जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाया करते थे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है? मिस किन आगे से खामोश हो जाती है। आदि वो सारी बात बताती है कि उन्हें मार दिया गया है। तो वो ये बात सुनते ही कहते हैं क्या वाकई में से मार दिया गया है? यहाँ पर लगता है कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, इस वजह से तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। मास्टर लिन कहते हैं मैं उसको जानता था, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मास्टर किन कभी भी ऐसे बुरे लोगों के साथ काम नहीं करता, इसी वजह से वो मारा गया क्योंकि उन्हें उनके साथ काम करने से मना कर दिया होगा। जुनजी से कहता है मास्टर लिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप मास्टर किन को जानते हैं। हम मास्टर किन का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमें 5 बड़ी फैमिलीज के बिजनेस के ऊपर कब्जा करना है और हमें अपना क्लाउड बिजनेस बनाना है क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा प्लान कर रहे हैं। जुनजी से कहता है मिस्टर लिन मैं चाहता हूँ कि आज रात आप मेरे साथ फ्रैग्रेंस मैंशन में चले, वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, हमें वहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो मास्टर लिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मैंने जबकि तुमसे वादा किया है कि मैं 1 साल के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा तो फिर तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें तुम्हारे साथ हर एक जगह पर जाने को तैयार हूँ। तो मास्टर लिन से कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे वुंड्स को क्योर नहीं कर पाए, अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते तो मैं बता दूं उस बंदे के वापस आने के बाद मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। कहता है आप यहाँ पर किस इंसान की बात कर रहे हैं? वो उसे कहते हैं मैं यहाँ पर एक इंसान की बात कर रहा हूँ 7 साल पहले जिसके साथ मैंने फाइट की थी, फ्रंटियर फोर्ट्रेस के ऊपर उस बंदे के साथ फाइट की थी। उस वक्त ह्यूमन स्पिरिट राम के 9th लेवल पर था, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से फाइट कर सकता था, उसने अपने आप को मेरे सामने अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था जबकि मैं निर्वाणा के 4th लेवल पर था। क्या तुम समझ सकते हो? मैं उसे 2 लेवल अप था लेकिन फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। बाकी ये सभी लोग भी सोच रहे होते हैं क्या वाकई में डायनेस्टी में कोई ऐसा पावरफुल इंसान भी है जो कि स्काईलिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके 2 लेवल अप होने के बावजूद वो इसको आसानी से हरा सकता था। मास्टर लिन उसे कहते हैं हालांकि उस वक्त भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी थी, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम जबकि पूरे 7 साल गुजर चुके हैं, मुझे लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने के बाद जिन और यांग स्टेज पर पहुंच चुका होगा। हो सकता है कि वो निर्वाणा स्टेज में पहुंच चुका, अगर वो निर्वाणा तक पहुंच चुका है तो फिर तो हम सभी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पॉइजन जैन उसे कहते हैं क्या वाकई में क्लाउड डायनेस्टी में आपसे भी ज्यादा पावरफुल कोई इंसान है? हमने कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना? मास्टर लिन उसे कहते हैं जुनजी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे इंपीरियल सिटी में जहाँ पर इस क्लाउड डायनेस्टी में वो बंदा तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है, तुम्हें उसे हराना होगा। ड्रीम फैमिली यहाँ पर सब कुछ अपने आप से नहीं कर रही, ड्रीम फैमिली का सबसे बड़ा बैक स्पोर्ट वाला बंदा वही है। इसके अलावा यहाँ पर न्यू पावर का लीडर वही है, उसको हम लोग गार्डियन जनरल कहते हैं, जनरल ब्लड वू। तो वो सभी लोग मुझे बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ड्रीम फैमिली के हाउस का दिखाया जाता है। ड्रीम फैमिली के मास्टर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं जबकि उनका बेटा ब्लैक लिन उनके पास आता है और उनसे कहता है मैं उसकी बॉडी के अंदर से उस बीस्ट फायर को अब्सॉर्ब नहीं कर सका क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर उस बीस्ट फायर को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसको नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता। उसकी एनर्जी और कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसने 5 बिजनेसेस को चैलेंज कर दिया है, पहले से भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है। उसके डैड उसे कहते हैं हमें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, वो ज्यादा अरसे के लिए खुश नहीं रह पाएगा। वो अपने पास से एक ऑब उसे देते हैं और कहते हैं इसे अपने पास रखो। लैंगजिन अपने डैड से कहता है डैड आपको मुझसे क्या चाहिए? उसके डैड उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आज रात जब तुम लोग जुनजी को मारोगे तो उसके दिल को निकाल लेना, उसके दिल को बिना नुकसान पहुंचाए मेरे पास लेकर आना, अभी भी उसकी बॉडी के अंदर से बीस्ट फायर को निकाल सकता हूँ क्योंकि अब वक्त आ चुका है उस बीस्ट फायर को जिसे 10 साल से मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ उसे वापस अपने ओरिजिनल ओनर के पास लाने का। उस बॉडी से बीस्ट फायर मुझे चाहिए। तो ब्लैंकशिन अपने फादर से कहता है ठीक है फादर, मैं यहाँ पर आपको सक्सेस के लिए पहले से बधाई देता हूँ। नेक्स्ट सीन में फ्रैग्रेंस मैंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर ये बैंक्वेट पार्टी होने वाली है। नौकरानियां वहाँ पर ड्रिंक्स लेकर जा रही होती है, तो उसी वक्त शुइकियान वहाँ पर अपनी वाटर स्पिरिट को यूज करते हुए उनके पाँव के नीचे वाटर रख देती है जिससे वो गिर जाती है और उनके हाथ से वो सारी वाइन की बोतल गिरती है। शुइकियान क्योंकि
वाटर को कंट्रोल कर सकती है, वो सारी की सारी वाइन को वहाँ पर कंट्रोल कर लेती है और बॉटल्स को भी कंट्रोल कर लेती है। उन सभी से कहती है तुम सभी लोग ध्यान से काम नहीं कर सकती, तुम लोग अभी अभी सब कुछ गिराने वाली थी, और साथ ही वो उनमें से एक वाइन के अंदर पॉइजन भी मिक्स कर देती है। जल्दी से इन बॉटल्स को उठाओ और सही सलामत वहाँ पर पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारे मास्टर इस वक्त अंदर इंतजार कर रहे हैं। तो लड़कियां फिर से अपनी बॉटल्स को उठाकर अंदर चलना स्टार्ट करती है, जबकि शुइकियान कह रही होती है जी मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का सब कुछ तुम्हें करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुइकियान नौकरानियों के हाथ से उनकी वाइन गिरा देती है और साथ ही उसके अंदर पॉइजन डाल देती है। मास्टर गु जिंगसोंग के पास जाने वाली है, तो वो लड़कियां वहां से अपनी वाइन को दोबारा से उठाती हैं और लेकर अंदर की तरफ चली जाती हैं मीटिंग रूम में, जहाँ पर इस सारी बैंक्वेट पार्टी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर मास्टर गु जिंगसोंग और उनके साथ 5 बड़ी फैमिलीज के हेड बैठे होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे आराम से इंतजार कर रहे होते हैं। इन सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का इंतजार होता है, यानी कि हमारे जुंजी का इंतजार होता है। इस वक्त एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है और आकर कहता है क्लाउड बिजनेस के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्लाउड फैमिली के लोग आ गए, जुंजी आ चुका है। जुंजी अपने साथ में स्किन और साथ में उसके पॉइजन जैन होते हैं जिन्होंने वो खोटा ओढ़ा होता है। ये तीनों यहाँ पर अंदर एंटर होते हैं। तो गु जिंगसोंग उसकी तरफ देखता है, सबके ब्लैक सीन भी उसके साथ ही खड़ा होता है। बाकी के सभी फैमिलीज के लीडर भी उन्हीं की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो जुंजी वहाँ पर आते ही कहता है मेरा नाम क्लाउड चू है और मैं क्लाउड बिजनेस का ओनर हूँ। हमारे जुंजी के साथ जो तीसरा बंदा होता है यानी कि पॉइजन जैन जिन्होंने मुखोटा ओढ़ा होता है, उस समय पॉइजन जैन नहीं होता बल्कि असली का टियानफेंग किन होता है। टियानफेंग किन वहीं पर अपनी साउंड ट्रांसमिशन को यूज करते हुए मास्टर गु से कहता है मास्टर गु प्लीज मेरी हेल्प करें, मैं असली का टियानफेंग किन हूँ, इन लोगों ने मुझे बंदी बनाया हुआ है। आपके साथ टेबल के ऊपर जो टियानफेंग किन बैठा हुआ है वो नकली है, वो इनका आदमी है। जुंजी उसकी तरफ देखता है, उसको घूरता है, फिर साथ ही अपनी पावर को यूज करते हुए उसे वहाँ पर शांत कर देता है। ब्लैक शिन भी इसी तरफ ही देख रहा होता है, वो भी जो देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर गु तक ये मैसेज पहुंच जाता है, वो भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक मौका होता है जहाँ पर इसको मारने का। तो गु जिंगसोंग उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोग उसे कहते हैं जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग अपनी बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करें, चलो जल्दी से बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करो। वो लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करने का कहते हैं। उसी वक्त वो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं। पर मास्टर स्काईलिन की तरफ भी दिखाते हैं, वो इसी बैंक्वेट पार्टी जहाँ पर हो रही है इसी होटल की छत के ऊपर खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं लड़के ने मुझे कहा था कि वो लड़का खुद ही अकेले जाकर उनसे फाइट करना चाहता है, इसी वजह से मुझे अंदर लेकर नहीं गया। लेकिन मैं भी यहाँ पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स भी हैं। बाजू के बाद होने के बाद अंदर मिसालें जलाई जाती हैं और उसके बाद मास्टर गु जुंजी से कहते हैं प्लीज जूम जल्दी से बैठ जाओ, कि सभी लोगों के साथ बैठो ताकि तुम्हारे साथ यहाँ पर बात की जा सके। जू फैमिली के हेड उसे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हमारे साथ बैठने में शर्म महसूस हो रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो, हमारा बिजनेस भी हमसे ज्यादा बढ़िया है। जुंजी से कहता है नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तो बैठ सकता हूँ लेकिन मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है। वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज करता है और उसे एक चेयर बना लेता है और उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लड़का तो स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में है और ऊपर से ये यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन को रियलाइज भी कर सकता है और उससे एक चेयर बना सकता है। मुझे नहीं लगता कि एल्डर गु भी यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते होंगे, वो भी यहाँ पर अपनी स्पिरिट को मटेरियलाइज कर सकते होंगे। हमारा जुंजी अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम सभी को तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। जाओ फैमिली के हेड हमारे जुंजी से कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा क्लाउड बिजनेस इस वक्त लाइमलाइट में है, यानी कि तुम्हारे क्लाउड बिजनेस को पर लगे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तुम बहुत ज्यादा मतलबी इंसान हो। जुंजी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मतलबी हूँ, लेकिन सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है, हालांकि तुम सभी लोग तो यहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हो, तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि बिजनेस करने के लिए आपको मतलबी होना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। जुंजी उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर लू फैमिली की बात कर रहे हो, तो लू शुई फैमिली के लोग जो थे वो इस तरह की चीजें बेच रहे थे जो कि बहुत ज्यादा डिफेक्टिव थी, वो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी, इसी वजह से वो रंगे हाथों पकड़े गए और उनका बिजनेस डाउन हो गया। इसी वजह से क्या इसमें मेरी को गलती है? चिन्नाई लू उसकी बात सुनने के बाद से कहता है क्लाउड चू तुम यहाँ पर मुझे ऐसे सारी बातें करके गुस्सा नहीं दिला सकते हो, ना ही मैं यहाँ पर गुस्सा होने वाला हूँ, क्योंकि किसी मरने वाले इंसान की सुनने के बाद गुस्सा होने का क्या फायदा जो कि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मरने वाला है। तुम्हारा जुंजी से कहता है मिस्टर लू लगता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया, आज मैं यहाँ पर तुम सभी को प्रवोक करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुम सभी से बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। वो लोग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो टियानफेंग किन उसे कहता है तुम यहाँ पर कौन से पीस की बात करते हो, लगता है कि तुम हमारे साथ कोई समझौता करना चाहते हो, लोग तुम्हारे साथ समझौता करने को तैयार हैं, अगर तुम अपने क्लाउड बिजनेस को बंद कर देते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ समझौता कर लेंगे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और इसके साथ मेरी
कुछ और शर्तें भी हैं। तुम्हें अपने पास जितने भी एलिक्सर्स के फार्मूला है वो सारे के सारे मुझे देना होंगे और साथ में उस ट्राइपॉड को भी मुझे देना होगा और साथ में स्किन भी मेरी हो जाएगी, उसे मुझे दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मरने के बाद तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल इंटैक्ट छोड़ देंगे, यानी कि उसके पीसेस नहीं करेंगे। बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि इनमें से जू फैमिली के बेल्टर जो होते हैं वो मिस किन से कहते हैं, मिस किन क्या तुम यहाँ पर क्लाउड चू के लिए सेक्रीफाइस देने को तैयार हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाओगी? हमारा शुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मिस्टर जू तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तुमने यहाँ पर जो भी बात की है इस बात के करने पर मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, इसलिए सोच समझ कर बात करो। शुंजी उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरा क्लाउड बिजनेस इतना ज्यादा कमजोर बिजनेस है? तुम सभी लोगों में से कोई भी यहाँ पर आएगा और हमें दीवार के साथ लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। मैं तो आज यहाँ पर तुम सभी लोगों से मदद लेने के लिए आया था ताकि तुम सभी लोग अपने बिजनेस को मेरे बिजनेस के साथ मर्ज कर दो और उसके बाद तुम लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। चिन्नई लू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम बाहर से आकर हमारे साथ आकर हमें कोऑपरेट करने का कह रहे हो? ऐसे कोई भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। शुंजी से कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे। हम लोग यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो हमारी पिल्स की क्वालिटी तुम्हारी क्वालिटी से बहुत ज्यादा बेहतर है और हम लोग अपनी क्वालिटी को यूज करते हुए तुम्हारे सभी के बिजनेस को ठप कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने बिजनेस को बनाए रख सको, तुम लोग भी इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। तो शुंजी यहाँ पर उन सभी लोगों को एक ऑफर देता है। वो उनसे कहता है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर इस बात को एग्री करोगे, तुम सभी लोग हमारे बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को मर्ज करोगे, कि तुम सभी लोग आज के बाद मुझे ओबे करोगे और मैं तुम्हारा सीईओ बन जाऊंगा, उसके बाद तुम सभी को इसका शेयर मिला करेगा। इससे हम लोग ना सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे कि हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, इतनी बड़ी फोर्स के जिससे हम लोग पूरे के पूरे सिटी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। क्लाउड एम्पायर हमारा हो जाएगा। ये बात सुनते ही वो सभी लोगों के कान में एक घंटी बजती है। वो सभी लोग यहाँ पर सोचने में मजबूर हो जाते हैं, किसी लड़का यहाँ पर पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी बल्कि पूरी की पूरी डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। तो मास्टर सू से कहते हैं, लड़के मुझे तो लगता है कि तुम या तो कोई बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर कोई पागल हो। तुमने यहाँ पर कौन सी बात कर दी? तुम पूरी डायनेस्टी के बिजनेस के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। यहाँ पर ये वाली बात करने के बाद पहले से मुश्किल में पड़ चुके हो, तुम्हें ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। तुम अभी भी यहाँ पर हमसे ये कह रहे हो कि हम अपने बिजनेस को तुम्हारे साथ मर्ज कर ले। हमारा शुंजी से कहता है, मास्टर सू आपकी फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली और आपका बिजनेस भी काफी अच्छा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पर इतने बड़े इरादे नहीं होने चाहिए? आपको भी पूरी की पूरी क्लाउड डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो आपको मास्टर बनाना चाहता हूँ, जबकि आप तो यहाँ पर किसी एक के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहते हैं। क्या आप अपनी बाकी की सारी जिंदगी कुत्ता बनकर दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहेंगे? मास्टर जाओ से कहते हैं, लड़के हमारे पास अपने आइडियाज हैं और हमें पता है कि हमें किसको फॉलो करना है, तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। शुंजी से कहता है, मास्टर जाओ क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। तो शुंजी उनसे कहता है, तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से एक वादा करता हूँ, अगर तुम सभी लोग मेरे साथ अपने बिजनेस को मर्ज करोगे तो हम सभी लोग इक्वल होंगे, हम सभी लोग एक ही टेबल पर बैठेंगे, पर तुम सभी लोगों को बराबर के प्रॉफिट्स दूंगा। हम सभी लोग आपस में बहुत सारे रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, जहाँ तक कि टैलेंट नेटवर्क को, और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉफिट्स को भी आपस में शेयर करेंगे। रही बात यहाँ पर तुम्हारे पर रूल करने की, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जैसे कि ड्रीम फैमिली वाले तुम्हारे पर रूल कर रहे हैं। वो तुम्हारे पर सख्ती के साथ तुम्हारे पर से ऑर्डर्स जारी करते हैं और तुम्हें वो काम करना पड़ता है। ड्रीम फैमिली की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। ड्रीम फैमिली वालों का वादा है कि वो तुम्हें यहाँ की बड़ी फैमिली बना देंगे और तुम्हारे बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन असल में तो ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। सभी लोगों के पास इन लोगों ने अपनी पिल्स भिजवाई होंगी ताकि वो तुम लोग उन पिल्स को बेच सको, बिजनेस को बढ़ा सको, लेकिन असल में उन पिल्स के अंदर एक स्पेशल केमिकल है जिसे हीन कहते हैं, जिससे ये लोगों को एडिक्ट बनाते जा रहे हैं। ये इस डायनेस्टी के वॉरियर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मास्टर जिनसोंग गू को भी एक झटका लगता है कि इस लड़के को तो पहले से इस बारे में पता चल चुका है। तो पांचों फैमिलीज के मास्टर जब ये बात सुनते हैं कि उनके पिल्स के अंदर हीन है और ये लोग वॉरियर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जिनसोंग गू चिल्लाकर कहते हैं, लड़के अपनी बकवास बंद करो, क्या लगता है कि तुम इस तरह की बकवास करोगे और सभी लोग इस बात पर भरोसा कर लेंगे? मास्टर गू भी सोच रहे होते हैं, ये लड़का यहाँ पर बिना डरे ये सारी बात कह रहा है, इसका मतलब यह कि सारी की सारी सच्चाई पता है, इसी वजह से यहाँ पर चला आया। कुछ भी करके इस लड़के को आज ही यहीं पर मारना होगा। मास्टर गू बाकी सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोगों को इसकी बात के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। फिर वो साथ ही कहता है, तुम में से कोई आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। चिन्नई लू कहता है, तो सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो वक्त आ चुका है जब हम लोग इस लड़के को मारने वाले हैं, तो इसका वक्त आ चुका है। जैसे ही आगे बढ़ता है और अपनी साइड के ऊपर देखता है तो उनमें से कोई भी इसके साथ आगे नहीं बढ़ता। वो तीनों ही वहीं पर पीछे चुपचाप खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? कि हमारा शुंजी चिन्नई लू की तरफ घूर कर देखता है तो वो भी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है, नहीं मैं तो यहाँ पर इससे फाइट नहीं करने वाला। यहाँ पर सबसे पहले मास्टर सू बोलते हैं। मास्टर सू से कहते हैं, मिस्टर गू ये बात तो चलो ठीक है कि आप दूसरों को यहाँ पर पॉइजन देना चाहते हैं, चाहे पॉइजन ही दे लें, या फिर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल कर लें। बुरी बात तो यहाँ पर यह है कि हम लोग भी इन पिल्स को यूज कर रहे हैं, हम लोग भी पिछले कई अरसे से उस पिल को खा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप हमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। जियान वेंग किन भी उनसे कहते हैं, मुझे मिस्टर लू ने एक बार बताया था कि हमारी पिल्स के अंदर हीन है, लेकिन मैंने इसको आगे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्योंकि मिस्टर लू ने मुझे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया था। इतना पता है कि अगर हम लोग इसको कांटिन्यू
कंटिन्यूअली यूज करते हैं, इसके बाद हम इसको अचानक से छोड़ देते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल सीड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये हमें इसका आदी बना देती है। ये बात सुनते ही मिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है कि हम सभी को वो ड्रग्स लेते रहना पड़ेगी। हमने उस ड्रग्स को छोड़ा तो हम लोग मारे जाएंगे। और ये लोग यहाँ पर वॉरियर्स को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ओशन लू को सब कुछ पता था, लेकिन उसने हमें से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। मरने से पहले हमें इस बारे में बता देता। बात सुनने के बाद गू भी सोच रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओशन लू को इस बारे में बताया था। हम लोग इन पिल्स के अंदर हीन को यूज कर रहे हैं। मैंने बाकी के किसी भी एल्डर को इस बारे में नहीं बताया था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ओशन लू ने बाकी सभी को बता दिया, स्पेशली टियानफेंग किन को। मास्टर गू से शांत रहने का कहते हैं, जबकि एल्डर जाओ चलाकर उसे कहते हैं, एल्डर गू बस भी करो, तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं रहा। चलो जल्दी से इस बात को एक्सप्लेन करो कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर ब्लैंक शीन उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों को जुंजी की बात के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी लोगों के दरमियान में यहाँ पर फाइट करवाना चाहता है। तो तुम सभी लोग हमसे अलग हो जाओ, लड़के के साथ जुड़ जाओ। मुझे नहीं लगता कि मास्टर लू मरने से पहले पागल हो गए थे, और एक पागल की बात के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल गलत होगा। तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस लड़के ने किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद किन फैमिली को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि मिस किन इसके कंट्रोल में है। इस वक्त हमारे सामने जो मिस्टर टियानफेंग किन बैठा हुआ है, ये भी एक नकली है, ये फेक है। बाकी के सभी लोग मुझे बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 79 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लैंक जिन बाकी सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस लड़के की बातों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लड़के ने लू फैमिली के एल्डर को पागल कर दिया था, और एक पागल की बात को कैसे माना जा सकता है, और किन फैमिली को ये लड़का कब से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मिस्किन इसके साथ है। अरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है टियानफेंग किन, ये भी एक नकली है, ये असली का नहीं है, बल्कि ये जुनजी का ही आदमी है, यहाँ पर इसका मुखौटा पहन कर बैठा हुआ है। ब्लैंक जिन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को ये बात साबित करके दिखाता हूँ। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यानी टियानफेंग किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर जितनी मिसालें होती हैं वो सारी की सारी बुझ जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। वहाँ पर अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर किसी की मौत हो जाती है। जब ब्लैंक जिन वहाँ पर अपने पंजे को घुमाते हुए अटैक करता है, तो वो सामने उसके टियानफेंग किन होता है, तो टियानफेंग किन मर जाता है, उसका ब्लड बहता है। फिर से वहाँ पर लाइट रोशन हो जाती है, यानी कि जितनी मोमबत्तियां होती हैं वो फिर से जल जाती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि टियानफेंग किन मर चुका होता है। बाकी के तीनों मास्टर से देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, इसने तो वाकई में किन को मार दिया है। ब्लैंक जिन उसे मारने के बाद उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने देखा कितनी आसानी के साथ इसको मार दिया है, जबकि इस असली के टियानफेंग किन का लेवल मुझसे हाई है, वो इतनी आसानी के साथ कैसे मार सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, ये असल में जुंजी का आदमी है। मैं अभी इसका मास्क उतारता हूँ और अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और उसके चेहरे के ऊपर लगाते हुए उसके चेहरे के ऊपर से सारी खाल को उधेड़ देता है, लेकिन उसके चेहरे के नीचे से कोई भी मास्क नहीं निकलता, बल्कि उस बेचारे के ऊपर से सारा चमड़ा भी उतर जाता है। ये देखकर तो ब्लैंक जिन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असली है। वहाँ पर लाइट बुझी थी। उसी वक्त यूई फैमिली का जो एल्डर था, पॉइजन जैन को वहाँ से चेंज करके असली के टियानफेंग किन को वहाँ पर बिठा दिया था। पॉइजन जैन हमारे जुंजी के पीछे आने के बाद से कहते हैं, मास्टर मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जुंजी उसे कहता है, जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। हमारा जुंजी तालियां बजाते हुए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्लैंक जिन तुमने यहाँ पर वो काम कर दिया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। तुमने यहाँ पर टियानफेंग किन को सजा दे दी ताकि तुम लोग बाकी सभी को वार्निंग दे सको कि तुम लोग इनके साथ क्या कर सकते हो। तुम एक एक करके इन सभी को मार सकते हो। हू फैमिली और जाओ फैमिली के एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हमें वाकई में ये बात साबित हो गया, इसने किन को मारकर ये बात साबित कर दी कि ये हमें भी मार सकते हैं। तो कहते हैं, ब्लैंक जिन तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम हमें भी कल को इसी तरह मार डालोगे। ब्लैंक जिन भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो जुई फैमिली के एल्डर की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा तो नहीं है कि जुई फैमिली के एल्डर ने सब कुछ किया हो। फिर साथ ही वो कहता है, नहीं, उनको तो टाई क्लैन वाले सपोर्ट करते हैं, फिर टाई क्लैन के लोग इस तरह का काम क्यों करेंगे, वो जुंजी के साथ नहीं मिल सकते। मैं यहाँ पर ऐसे कोई और गैस नहीं लगा सकता, क्योंकि पहली मैं जहाँ पर टियानफेंग किन को मारकर एक गलती कर चुका हूँ। जाओ फैमिली और सू फैमिली, ये दोनों फैमिलीज तो पहली जहाँ पर हमें अपोजिशन दिखा रही है, यानी कि ये हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर जुई फैमिली को भी अपने खिलाफ कर लिया, तो फिर हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे यहाँ पर जुंजी को यहाँ पर फ्रेम करना होगा। वो फिर से जुंजी की तरफ उंगली करता है और कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जुंजी ने सब कुछ किया है। जुंजी ने जब मैं टियानफेंग किन के ऊपर अटैक करा था, इसने लाइट्स को ऑफ किया और उसी वक्त बंदे को वहाँ से निकालिया, असली के टियानफेंग किन को वहाँ पर रख दिया। जुंजी से कहता है, ब्लैंक जिन तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, तुमने टियानफेंग किन को मार दिया और उसके बाद अब सारा इल्जाम तुम मेरे पर लगाना चाहते हो। सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ही ने उसको मारा है। तुम्हें लगता है कि बाकी के सभी लोग अंधे हैं। मास्टर गू कहता है, यंग मास्टर हमें इस लड़की के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अब यहाँ पर सारी पिल्स का फार्मूला लेना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि इस लड़के को मारना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इस लड़के को जान से मार डालते हैं। ब्लैंक जिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, इसने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे लिए यहाँ पर इस लड़के को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी ड्रीम फैमिली का जो प्लान है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। ब्लैंक जिन उन सभी लोगों से कहता
कहता है तो मैं तुम सभी लोगों को अपनी ड्रीम फैमिली के बिहाफ पर एक बात बताता हूँ, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी ड्रीम फैमिली के साथ काम करना जारी रखते हो तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें काफी सारा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, आज रात क्लाउड चू के साथ तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे, तुम सभी का बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर चुपचाप इस बात को जरा सोच समझ लो, सोच समझने के बाद ही फैसला लेना कि तुम लोगों को क्या करना है। हमारा शुंजी उसे कहता है मिस्टर जीन तुम क्या यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो, तुम तो वैसे भी हम सभी लोगों को यहाँ पर मारने वाले हो। शुंजी कहता है तुमने यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज के हेड को बुलाया और साथ में मुझे बुलाया क्योंकि तुम्हारा प्लान ये था कि पांचों बड़ी फैमिलीज के हेड के साथ मिलकर तुम मेरे पास से सारी मेडिसिन के फार्मूलाज ले लोगे, के बाद तुम इस जहर मिली वाइन के साथ भी कुछ यहाँ पर मरवा डालोगे, इस तरह तुम्हें फायदा हो जाएगा और पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर ड्रीम फैमिली का कब्जा हो जाएगा। वो सभी लोग जल्दी से अपने हाथ से गिलासों को फेंक देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में हमारी वाइन के अंदर पॉइजन है। सबसे पहले मास्टर जाओ अपने ग्लास को फेंकते हैं तो उसके अंदर वाकई में पॉइजन होता है। वो कहते हैं ये तो वाकई में इसके अंदर पॉइजन है, इसके अंदर तो जिनसेंग गू का गोस्ट कोल्ड पॉइजन है, ये तो अपने पॉइजन को यूज करके हमें मारना चाहता है। जिनसेंग गू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर सू भी चिल्लाकर उनसे कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, हम लोग ड्रीम फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तुम लोग यहाँ पर हमें पॉइजन देकर मारना चाहते हो, तुम्हें अपना फायदा मिल गया और उसके बाद अब तुम हमें रास्ते से हटाना चाहते हो। मास्टर गू लोगों से कहते हैं मैंने यहाँ पर इस वाइन को खुद भी पिया है, तो अगर मैंने यहाँ पर इस वाइन को पिया है मतलब यह है कि इसके अंदर पॉइजन नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर पॉइजन क्यों डालूंगा। शुंजी कहता है मुझे लगता है कि एल्डर गू आपने पहले से यहाँ पर एंटीडोट की दुआ ली होगी क्योंकि आपने एंटीडोट लिया हुआ है, इसी वजह से पॉइजन वाइन को पीने के बाद भी आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हम लोगों ने भी आपको देखकर इस वाइन को पीना शुरू कर दिया। एल्डर गू कहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वाइन के अंदर तो वाकई में मेरा ही पॉइजन है, लेकिन ये पॉइजन किसने डाला होगा। उनकी नजर वहाँ पर शुई कियान के ऊपर पड़ती है। कहते हैं मुझे यहाँ पर जितना याद है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा कर सकता है, शुई कियान है, क्योंकि शुई कियान वहाँ पर पहले नहीं थी। जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ शुई कियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। शुई कियान कहती है ये तो बहुत ही बुरा है, इनको पहले से पता चल चुका है कि मैंने ये किया है, कि अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाती है। एल्डर गू से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गद्दार लड़की, तुमने हमें धोखा दिया है, लगता है कि यहाँ पर इस वाइन के अंदर तुमने पॉइजन डाला है। तो शुई कियान उनसे कहती है जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं भी ड्रीम फैमिली की एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पर शक कैसे कर सकते हैं। लगता है कि आप यहाँ पर क्लाउड चू के बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं, उसने ये सब कुछ किया और वहाँ पर हमारे दरमियान फाइट करवाना चाहता है। चिन्नई लू भी भागता हुआ शुई कियान के सामने आकर खड़ा जाता है और कहता है मास्टर प्लीज रुक जाएं। आज ये बात वाकई में सच है कि शुई कियान जुंजी को जानती है, ये दोनों बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अब इन दोनों की आपस में दुश्मनी है और ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। पर से मैं सारा वक्त इस लड़की के साथ था, फिर ये लड़की आपकी वाइन के अंदर पॉइजन कैसे डाल सकती है, इसने ये सब कुछ नहीं किया। चिन्नई लू मास्टर गू से कहता है मास्टर क्या आप इस बारे में भूल चुके हैं, इसी लड़की ने अपने मुंह के रास्ते से स्पिरिट ईटिंग वर्म को शुंजी के मुंह में डाला था ताकि उसको मरवाया जा सके, फिर ये इस लड़की की हेल्प क्यों करेगी। मास्टर गू भी उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और उसे जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ अपना मुंह बंद करो, जहाँ पर सभी के सामने ये बात क्यों कर रहे हो। चिन्नई लू उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, जैसे वो दीवार के साथ जाकर टकराता है तो उसके बेचारे का सर फट जाता है और काफी सारा ब्लड बहता है, उसके दांत भी टूट जाते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। क्योंकि सभी लोग भी कहते हैं एल्डर गू बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम सभी मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लगता है कि आज हम सभी फैमिली मेंबर्स को यहीं पर मरना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अब हम लोग क्या करेंगे। तो शुई कियान भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, जबकि मास्टर गू कहते हैं लू एक बेकार इंसान था, मैंने उसको सारी सच्चाई बताई थी लेकिन वो सच्चाई को दबाकर नहीं रख सका, बेकार बच्चे ने भी यहाँ पर सारी की सारी सच्चाई को उगल दिया, तुम सभी लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम सभी लोगों को जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है। और चुंजी से कहते हैं चुंजी मुझे इस बात को तो मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर वाकई में ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तुमने प्लान बनाकर ये सब कुछ किया और तुम इस लेवल तक पहुंच चुके हो जहाँ पर तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है और तुम पांचों बड़ी फैमिलीज के हेड्स को भी अपने साथ मिलाने के लायक हो चुके हो। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक स्पेशल स्किल को रिलीज करते हैं और कहते हैं लेकिन अभी तक ये बात डिसाइड नहीं हुई कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर विनर बनने वाला है, किसको यहाँ पर ये मौका मिलेगा। अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं जो कि एनर्जी से बने होते हैं, उनके पास उनके भाले होते हैं। ये सभी लोग उनको देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो ड्रीम फैमिली का एक अल्टीमेट वेपन है, इसको ड्रीम ब्लड राइडर कहते हैं। मास्टर गू उन लोगों से कहते हैं लगता है कि तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो है कि इनको क्या कहते हैं, इनको ड्रीम ब्लड राइडर कहते हैं, ये हमारी ड्रीम फैमिली का अल्टीमेट वेपन है। ब्लड राइडर्स को अपने आप को जिंदा रखने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आज रात ये तुम सभी फैमिली मेंबर्स को मारकर तुम सभी का ब्लड पिएंगे जिससे ये आगे भी अपने आप को पावरफुल बना सकेंगे। मिस कीनो से कहती है लगता है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे। जुंजी से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुम हमारे ट्रम्प कार्ड के बारे में भूल चुकी हो, अगर वो यहाँ पर आ गए तो ये सभी लोग तो मेरे सामने घुटने टेक देंगे। तो जुंजी सोच रहा होता है जब तक मैं यहाँ पर अपने आप से फाइट को हारने के कगार पर नहीं होता तब तक मैं मास्टर जिन को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बुला सकता। मुझे यहाँ पर चेक करना है कि आज ये कितने ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इनके साथ फाइट करके फाइट को जीत सकता हूँ। तो हुडी साहब वो चलाकर अपने दोस्त ब्लैंक जिन से कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर हम सभी को मरवाना चाहते हो, क्या तुम कैसे ही चाहते हो। तो ब्लैंक जिन उन लोगों से कहता है मैंने यहाँ पर तुम लोगों से कहा ना कि हमारी फैमिली
के लिए जो भी कुछ करके दिखाएगा वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पर जुंजी को मारने में मेरी मदद करते हो, जुंजी को मार डालते हो, हमारे लिए ड्रीम फैमिली के दरवाजे खुले हैं, तुम ड्रीम फैमिली में आ सकते हो। तो फैमिली का यंग मास्टर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है बकवास बंद करो, हमें तुम्हारी ड्रीम फैमिली के साथ नहीं होना, मुझे जल्दी से वो एंटीडोट दो, तुमने हमें वाइन में पॉइजन मिलाकर पिलाया है, हमें उसका एंटीडोट चाहिए। बूढ़ी साओ भी जल्दी से अपने ड्रम्स को रेडी कर लेता है और कहता है मुझे भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे भी अब ड्रीम फैमिली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रही, तो जल्दी से वो एंटीडोट हमारे हवाले करो। फ्लैंकशिन आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि तुम सभी लोग मेरे खिलाफ होना चाहते हो, क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि तुम लोग अगर जुंजी की साइड से फाइट करोगे सभी लोगों के पास जीतने के चांसेस है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगे? साथ ही अपने पास से क्रिस्टल निकालता है, जो वही क्रिस्टल है जिसको यूज करते हुए जुंजी की बॉडी के अंदर से बीस्ट फायर को निकाल सकता है। कहता है जुंजी अगर मैं तुम्हारे पास से बीस्ट फायर को वापस खींच लेता हूँ तो तुम अभी यहाँ पर मर जाओगे, फिर जुंजी के पास उसकी पावर्स ही नहीं रहेंगी और जुंजी यहाँ पर मर जाएगा तो तुम लोग सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सभी लोग अपनी पावर्स के साथ मुझे नहीं हरा सकते। क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी रे निकलती है जो कि सीधी जाकर जुंजी के माथे पर लगती है। जुंजी वहाँ पर सीधा खड़ा हो जाता है। सभी लोग जो देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जुंजी अपने माथे के ऊपर हाथ रखता है, कहता है ये क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। देखने के बाद ब्लैंक शीन वहाँ पर एक चीख मारता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डैड ने मुझे जो क्रिस्टल दिया था और कहा था कि इसको यूज करते हुए जुंजी की बॉडी के अंदर से बीस्ट फायर को निकाल लेना, लेकिन बीस्ट फायर तो निकली ही नहीं। उस क्रिस्टल के ऊपर लिखा होता है कि हमें इस लड़के की बॉडी के अंदर कोई भी बीस्ट फायर नहीं मिली, तुम दोबारा से स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।